नमस्कार, मैं आपका आशीष कुमेटी। आज हम लोग इतिहास की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले ध्यान ये रखिएगा कि भारत भर में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सारे एग्ज़ामों में इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय है। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने इतिहास को कैसे पढ़ना है, इतिहास की बारीकियाँ क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे YouTube के चैनल पे पहले से अपलोड की गई हुई है। पहले ही मैंने बताया है कि इतिहास में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमको चर्चाएं करनी है, किन किन विषयों पर हमको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देना है और इतिहास के हर अध्याय को पढ़ने के लिए हमारे पास वस्तुतः किन तरीके से तैयारी रहनी चाहिए। इन सारी चीज़ों पे हमने गंभीरता से चर्चा की है। आज हम इतिहास के पहले अध्याय से, यानी कि हमारा जो पहला भाग होता है इतिहास का, बेसिकली प्राचीन इतिहास से हम लोग चालू करेंगे। यह क्लास बेसिकली डेप्थ में रहेगी। पहले ही मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ, हो सकती है क्लास लंबी भी बने आपके लिए, लेकिन महत्वपूर्ण यह कि एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे, क्योंकि आजकल जिस तरीके के प्रश्न जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें पूछे जा रहे हैं, उनके लिए गहराई से अध्ययन करना या डेप्थ में हमको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने प्रयास किया है कि आज की जो आपकी क्लास रहेगी, मेरा जितना ज्ञान है और जितना मेरी तैयारी है उसके अनुसार आप तक पूरा एक एक बिंदु पहुँचाने का प्रयास रहेगा। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, प्राचीन भारत का जो पहला अध्याय है प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड भी बोलते हैं। तो उसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि प्रागैतिहासिक काल की परिभाषा, जो आपका CGPSC मेंस में भी आता है, आपके प्री में भी पूछता है इसके कुछ बिंदु, फिर आपके अलग अलग जितने भी एग्जाम है तो इस काल से जुड़े हुए जितने साक्ष्य थे उन सबको हमको गंभीरता से या एक एक बिंदुवार हमको चर्चा करना है। क्या है, हम किसी चीज़ को जब थ्योरेटिकल पढ़ने जाते हैं तो कभी कभी इतिहास क्या होता है, जब प्राचीन इतिहास की हम बात करते हैं तो थोड़ा बोगस हो जाता है, थोड़ा हम क्या देखते हैं कि वह हमको रुचिकर नहीं बनता है। तो मैंने प्रयास किया है कि सारा जो विषय है आप तक अच्छे से पहुंच सके, यह वीडियो आपको रुचिकर लगे और साथ ही साथ जो है जो बिंदु जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को मैंने पॉइंट आउट करने का प्रयास किया है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास पर एक थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमको पता है कि भारतीय जो इतिहास है या भारत का जो इतिहास है, अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे हम लोगों ने पहले देखा है प्राचीन इतिहास, फिर उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, या उसके बाद हम लोग अगर देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। सबका एक क्लासिफिकेशन किया गया है। जब हम लोगों ने इतिहास की पढ़ाई कैसे करनी है, इतिहास का अध्ययन कैसे करना है या इतिहास को कैसे पढ़ें, इस विषयों पे जब हम लोगों ने चर्चा की थी तो उसमें मैंने पूरा पॉइंट मतलब सेक्शन वाइज पूरा चीज़ों को बताया हुआ है कि हर सेक्शन कहाँ से बटा हुआ है और कहाँ कहाँ से हमको इसको पढ़ना है। किताब की कोई आवश्यकता, जो बार बार आप लोग पूछते हैं कि सर कौन सी किताब से इतिहास पढ़ें या कहाँ से पढ़ें, कौन से नोट्स मिल जाएंगे, तो गंभीरता से ध्यान रखिएगा कि स्टेट PCS के लिए आपको जो कुछ बारीकियाँ ज़रूरत होती है वो किसी अच्छे पब्लिकेशन के नोट्स आप उसको रख लीजिए या किसी अच्छे क्लास नोट्स को आप रख लीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट होता है। और इतिहास को जिस गहराई से समझना है, बारीकी से समझना है, वो तैयारी आप रखिए क्लास में, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वही आपका जो नोट्स होता है वही आपको एग्जाम निकालता है। नेट के एग्जाम जो होते हैं, तो नेट के एग्जाम में क्या है, थोड़ी सी डेप्थ में क्वेश्चन पूछते हैं और खासकर जो एंशिएंट टाइम पीरियड है और जो सभ्यताएं हैं उनसे महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, तो उनको भी मैंने इसमें टॉपिक में कवर करने का प्रयास किया है। तो हम लोग क्रम से इसको देखते हुए चलेंगे। सबसे पहला हमारा भाग है क्या, प्राचीन इतिहास का, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री का। प्राचीन इतिहास हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला जो हमारा भाग है प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड भी बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्राक इतिहास है ना, या प्रागैतिहासिक काल, यानी सबसे पहले का इतिहास जो प्राचीन है ना, उसका इतिहास। इसका टाइम पीरियड कब है, आरंभ से, यानी कि हम कहाँ से देखेंगे, मानव के
उद्भव यानी मानव की जहाँ से उत्पत्ति हुई है वहाँ से हम आरंभ करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इतिहास जो है एक क्रमिक रूप से चलता है। तो मानव के उद्भव, उत्पत्ति, उसके विकास के क्रम, यहाँ से हम लोग इतिहास का अध्ययन करते हुए चलेंगे, जो लगभग कहाँ तक चलेगा प्रागैतिहासिक काल का समय, 2500 ईसा पूर्व तक या 2500 ईसा पूर्व के लगभग। ठीक, 2-4 चीजें आप लोगों को मैंने पहले भी बताई हुई ईसा और ईसा पूर्व के विषय में। अगर आपको कहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इस पर मैं आपको और उस पर क्या डिस्क्रिप्शन दे दूंगा या उस पर आंसर आपको कर दूंगा। बेसिकली ईसा पूर्व को अब हम लोग BCE इस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, बिफोर कॉमन इरा और कॉमन इरा, इसमें आप डिनोट कर रहे हैं। ईसा और ईसा पूर्व का चलन थोड़ा सा कम हो गया है। दूसरा फेज आता है प्राचीन भारतीय इतिहास में आद्य इतिहास का, जिसको हम लोग प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है, आद्य इतिहास, जिसका समय है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का। ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड, इसका टाइम पीरियड होता है आपका 1500 ईसा पूर्व से, जो हम आगे देखते हैं वैदिक काल के बाद से, वो टाइम पीरियड है आपका। काल विभाजन क्यों इस तरीके से किया गया है, ये थोड़ा सोचने का विषय है और गंभीरता का विषय है। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्राक समय, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, इसके परिभाषा वगैरह सब पे हम देखेंगे। प्राक इतिहास यानी कि जहां से हम मानव की उत्पत्ति और उद्भव के विषय में देख रहे हैं। इतिहास का वह कालक्रम जहां पर हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, फिर से दोहरा रहा हूं एक बार, इतिहास का वह कालक्रम जहां पर हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, वह क्या कहलाता है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। पहला भाग हो गया आपका। दूसरा जो आपका है आद्य इतिहास, इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे? प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के मध्य के संक्रमण के काल को हम आद्य इतिहास कहते हैं या प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के मध्य के संक्रमण के काल को आद्य इतिहास कहा जाता है। सब परिभाषाओं पे हम चर्चा भी करेंगे। उसके बाद ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालक्रम जहां पर हमारे पास लिखित साक्ष्य भी है और मानव लेखन कला से परिचित भी है। तो यह काल जो है वह क्या कहलाता है? ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके परिभाषाएं हैं। अगर इन परिभाषाओं को आपने समझ लिया तो मान के चले कि प्राचीन इतिहास के हर अध्याय को आपने क्या किया, सरलता से पढ़ लिया है। जैसे हमने सबसे पहले चर्चा की कि प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह कालक्रम जहां पे हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है, तो क्या था? ठीक है, मानव की उत्पत्ति हुई है तो समझिएगा कि मानव की उत्पत्ति के साथ साथ में अब विकास के क्रम को हम देखेंगे। जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे हमारे पास संसाधन और साक्ष्य भी उपलब्ध होंगे। तो तत्कालीन समय में मनुष्यों ने केवल और केवल पाषाण औजारों और उपकरणों का प्रयोग किया जो हमारे लिए इतिहास के लिए क्या बने? साक्ष्य बने हैं। ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि इतिहास जो है वो हमारे पास क्या है? अतीत और वर्तमान के बीच का सेतु है, या अतीत का बीता हुआ सच ही इतिहास है। तो और इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी किस चीज की है? साक्ष्य की। बिना साक्ष्य के हम इतिहास का अध्ययन नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपके लिए क्या है? जरूरी है। ठीक, इसमें हम आदि इतिहास पे जब आ रहे हैं, मैंने कहा कि इन दोनों के बीच के मध्य का संक्रमण काल क्या है? आदि इतिहास कहलाता है। अर्थात क्या कि यह जो टाइम पीरियड है यहाँ पर हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन हम क्या नहीं कर सकते? इसको पढ़ नहीं सकते। ठीक है, हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं परंतु हम क्या नहीं कर सकते? उसको पढ़ नहीं सकते। ठीक है, यह हमारे लिए क्या है? जरूरी बिंदु है। इस समय टाइम पीरियड पर या इस समय पर हम लोग जो अध्ययन करते हैं वो किसका करते हैं? बेसिकली सिंधु घाटी की सभ्यता का। सिंधु
सभ्यता का या सिंधु घाटी की सभ्यता का हम इसमें अध्ययन करें, क्योंकि वहां पर हमको जितने भी लिपियां मिली, जितने भी साक्ष्य मिले, लिखित तौर पर भी मिले हमको, लेकिन उन लिपियों को पढ़ने का कोई भी प्रामाणिक स्रोत हमको नहीं मिला। इसके कारण से ये हम क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं या आद्य इतिहास कहते हैं, जहां पर हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं परंतु हम उसको पढ़ नहीं सकते। बाद में हम देख रहे हैं कि ऐतिहासिक काल में हमारे पास लेखन कला का ज्ञान भी है और श्रुति साहित्यों का, अब वेदों, आरण्यकों, ब्राह्मण साहित्यों में, वेदांग में, उपनिषद में, अनेक ऐसे वैदिक साहित्यों में उनकी रचनाएं प्रारंभ हैं। इसलिए हम लोग उस काल को क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। 1500 ईसा पूर्व से हम रचनाओं का दौर देखते हैं और बेसिकली जो 600 ईसा पूर्व तक या 1000 ईसा पूर्व के बाद हम इसमें लेखन शैली को किस तरीके से वैदिक साहित्यों में संकलन किया गया, उन सारी चीजों पर भी हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो क्रमिक अनुसार जैसे जैसे हमारा अध्याय कंप्लीट होता जाएगा हम इन सारी चीजों पर और बारीकी से नजर डालते जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास का एक क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम देखते हैं कि पहला भाग हमारा क्या है, प्रागैतिहासिक काल है, जिसका आज हम लोग पूरा कंप्लीट स्टडी करेंगे। दूसरा आद्य इतिहास है, जो इसके बाद का चैप्टर आएगा, जिसमें हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरा जो पार्ट है, जहां से हमको वैदिक सभ्यता को देखना है और अनियमित आगे तक हम इतिहास के क्रमिक अध्ययन को करते हुए चलेंगे। ठीक, हमारा सबसे पहला आज जो टॉपिक है ना, प्रागैतिहासिक काल, उसकी परिभाषाओं के साथ में सबसे पहले हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्राक इतिहास, मैंने बताया कि इतिहास का वह कालक्रम जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो क्या है हमारे पास इस समय पे, प्रागैतिहासिक काल के संबंधी कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारे पास इस समय क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। उत्खनन में प्राप्त पुरातात्विक जो साक्ष्य है, इसी पर हम क्या है, निर्भर हैं, है ना। इस किस पर निर्भर है, जो उत्खनन में प्राप्त हमारे पास जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं या इस समय के जो पाषाण औजार हैं या उपकरण हैं, उन पर ही हम क्या है, निर्भर हैं। बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ही हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के बेस पे हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। एक प्रश्न था कि इतिहास एक विज्ञान है और क्षेत्र इसकी प्रयोगशाला है, ठीक है, समझाने को कहा था इस पे। तो जब भी हम प्रागैतिहासिक काल से हम प्रारंभ करते हैं हमारा अध्ययन, तो सबसे पहले देखिएगा कि इतिहास को विज्ञान की तरह पढ़ा जा रहा है ना। हम साक्ष्यों का क्या कर रहे हैं, संकलन कर रहे हैं, हम उन सामग्रियों का चयन कर रहे हैं कि जो हमारे इतिहास के लेखन में क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। इसी क्रम में उत्खनन से जितने भी पुरातात्विक जो धरोहर हैं या पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं, वो हमको प्राप्त होते हैं, चाहे वो टूल्स के रूप में हो, बर्तन के रूप में हो, मुद्रा के रूप में हो या मृदभांडों के रूप में हो। तो इन सारे चीज़ों पर जब अध्ययन होता है तो एक इतिहासकार गंभीरता से उन सारी बारीकियों को लिखता है जो तत्कालीन समय की स्थिति के अनुसार हमको ये साक्ष्य बता रहे हैं। ठीक है, तो जब प्रागैतिहासिक काल में हमारे पास कोई भी लिखित सामग्री नहीं है, तो ये पुरातात्विक जो साक्ष्य है वही क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ये हम कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना, तो ये एक तरीके से क्या है, यही गड़े मुर्दे क्या कर रहे हैं, अपनी जुबान बता रहे हैं कि इतिहास में उस समय क्या बीत रहा था या क्या हो रहा था। तो साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकार क्या करता है, निर्धारण करता है कि तत्कालीन समय में निम्न परिस्थितियां जो हैं वह इस प्रकार से थी। ठीक है, तो हम आगे चैप्टर में देखते चलेंगे क्या क्या है। ठीक, अतः यह काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, यानी कि प्राक चीजों पर या प्राचीन जो इतिहास है उस पर जो अध्ययन है वह प्राक इतिहास कहलाता है। और इस पर अध्ययन का आधार क्या होगा, पुरातात्विक साक्ष्य होंगे। ठीक, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मनुष्य के उद्भव से। मनुष्य के विकास के चरणों को क्रमशः हम निम्न प्रकार से क्या करते हैं, बांटते हैं। बेसिकली आप ध्यान रखिएगा कि हम जानते हैं कि मनुष्य का जो पहला अवशेष है वो 10 से 14 मिलियन ईसा पूर्व के लगभग हमको अफ्रीका में प्राप्त हुआ। ठीक, लेकिन उसके विकास के चरण पर हम कई बार क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं कि वो किस तरीके से उसका विकास हुआ होगा। मैं आज आपको उस विकास क्रम को मैं बताते हुए चलूँगा। सबसे पहला क्या कि हमारा जो पहला जो मानव था उसको हम प्राइमेट या नर वानर कहते हैं। प्राइमेट का अर्थ होता है वानर। ठीक है, दूसरा था आपका रामापिथेकस।
पिथेकस अर्थात जो पिथेकस जो मैदानी क्षेत्र में निवास करता है। ठीक है, पिथेकस बंदर को ही कहा जाता है, वानर को ही कहा जाता है, लेकिन वो ऐसा जो मैदानी क्षेत्र में निवास करता था उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिथेकस कहते हैं, मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाला वानर। ठीक, अगला आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रिकनेस। ठीक, अफ्रिकनेस प्रजाति का ये क्या है, वानर है जो ऑस्ट्रेलो मैदान, जो हम लोग का जो डिवाइडेशन देखते हैं ना, हम जियोग्राफिकल एरिया देखते हैं, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रिकनेस जो वो फील्ड आता है हमारा अफ्रीका के पास का, ये वाला फील्ड है जिसमें जो मानव था उसको हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रिकनेस कहते हैं। अगला, जब होमोनिड प्रजातियों का उद्भव हुआ तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर था वो था होमो इरेक्टस। तो मानव की जो चौथी पीढ़ी है वो क्या है, होमो इरेक्टस है। इसके अलावा भी हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे। इसके अलावा जो था मनुष्य, आधुनिक मानव और होमोनिड प्रजातियों के बीच का एक जो मानव हुआ वो कौन है, निएंडरथाल है। एक कौन है, निएंडरथाल है, जिसको हम लोग लगभग उच्च पूरा पाषाण काल के अंतिम समय पे इसको का समापन देखते हैं। इसके बाद आता है क्या, 50,000 ईसा पूर्व में आया हुआ होमो सेपियंस। 50,000 ईसा पूर्व में के लगभग, या ये जब समाप्त हो रहा है तो उस दौरान पे होमो सेपियंस का क्या हुआ है, उदय हुआ। ये आधुनिक मानव के उद्भव का क्या है, टाइम पीरियड है, जिसको हम लोग आधुनिक मानव बोलते हैं, वर्तमान का जो मानव है। ठीक, हम ये जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 10 से 14 मिलियन वर्ष पूर्व जो है मानव का उद्भव हुआ है, और मानव का जो प्रथम अवशेष है वो कहाँ प्राप्त हुआ, हमको अफ्रीका में प्राप्त हुआ। ये कैसा मानव था, इसके पंजे छोटे थे, ठीक है, कद छोटा था, रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई थी। ठीक है, यह एक अविकसित तरीके का मानव था जिसकी पूंछ भी थी इस समय। ठीक, इसमें दो जो अवशेष मिले, एक स्त्री के और एक पुरुष के। तो स्त्री अवशेष को हम लोगों ने नाम क्या दिया था, शिवापिथेकस कहा। क्या कहा, शिवापिथेकस, और दूसरा क्या कहा है, रामापिथेकस। ये हमारा क्या है, दो इंपॉर्टेंट मतलब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इसके विकास चरण पर है। मानव के विकास चरण में क्रमशः सबसे पहले हमारा क्या आ गया, नर वानर आ गया, रामापिथेकस आ गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रिकनेस आ गया, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल और होमो सेपियंस। ये हमारे क्या है, क्रमिक चरण है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। ये मानव के विकास चरण के क्रमशः हम लोगों ने किस तरीके से दर्शाया है। ये आपका सबसे पहला क्या हो गया, प्राइमेट हो गया। ठीक है, प्राइमेट के बाद फिर आपका ये आपका प्राइमेट, ठीक, ये आपका रामापिथेकस, ये आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये आपका होमोनिड जो प्रजाति आने लगी, इसका होमो इरेक्टस इस प्रजाति का नाम है। इसके बाद निएंडरथाल, और निएंडरथाल के बाद ही हमारा आधुनिक मानव आया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, होमो सेपियंस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, मानव का विकास क्रम है। तो ये क्या है, क्रमिक विकास है। डार्विन ने भी जो हमको बताया है, तो ये क्रमिक विकास हम देखते हैं लगातार। ठीक है, तो ये प्राइमेट से शुरू होकर एक आधुनिक मानव तक का जो सफर है हमने क्या किया है, तय किया है। इसीलिए ज्यादातर ये कहा जाता है कि हमारे पूर्वज जो थे वो क्या थे, बंदर थे। ठीक है, अब हम इस समय जो मानव के प्रगति के लिए आवश्यक थे और मानव के विकास क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू थे उसको हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जो मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ज़्यादातर हम लोग जो समाज शास्त्र की रूप में बात करते हैं तो बेसिकली कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल तरीके से सोचा जाए या फिर इतिहास के क्रमिक अध्ययन को देखा जाए मानव के विकास को, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमको दिखता है क्या, जल या वाटर। ठीक है, पानी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। तो ये जिन तात्विक जो साक्ष्य जो हमारे पास है, बेसिकली ये टूल्स हैं, है ना, इन टूल्स पर जब अध्ययन करेंगे तो उनकी प्राप्ति का आधार क्या रहा। ठीक है, हमने कहाँ से उसको खोजा, और दूसरी सबसे खास बात कि ये पानी मैंने इंपॉर्टेंट क्यों कहा।
ठीक है, आप सारे व्यवस्थाएं कर लीजिए, लेकिन अगर जल नहीं है तो जीवन नहीं है। तो मानव का भी जब विकास हुआ है तो हम जल के करीब ही उसकी सारी एक्टिविटीज को देखते हैं। हमेशा से मानव ने क्या किया है, या मानव के जो सभ्यताओं का जो प्रसार है वो नदियों की घाटियों के किनारे ही हुआ। जितने भी है विश्व में बड़ी बड़ी सभ्यताएं हमको मिली, चाहे वो सुमेर की सभ्यता हो, चीनी सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, सिंधु घाटी की सभ्यता हो, ऐसी तमाम जो सभ्यताएं हैं, इन सभ्यताओं का जो उद्गम है नदियों के घाटियों के किनारे ही हुआ है। और नदियों की घाटियों के किनारे ही सारी सभ्यताएं क्या हुई है, विकसित हुई है। और इन विकसित सभ्यताओं में ही संस्कृति का समावेश हुआ। ध्यान रखिएगा, मैंने दो वर्ड कहा है, एक सभ्यता और दूसरी संस्कृति, क्योंकि जब तक सभ्यता नहीं आएगी तब तक संस्कृति नहीं होगी। चाहे वो आपका खान पान हो, रहन सहन हो, आपके औजार बनाने की प्रणाली हो, चाहे आपके वस्तु स्थिति को समझने की आपकी सकारात्मक दृष्टिकोण हो, या प्रथाएं तक हो, ये सब क्या है, संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि सभ्यता क्या होनी चाहिए, निर्मित होनी चाहिए, सभ्यता का समावेश होना आवश्यक है। ठीक है, तो अब क्या है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, पाषाण उपकरणों पे चर्चा होती है एग्जाम्स में, तो इन क्रमिक चरण क्या है उन पाषाणों के, वो मैंने आप लोगों को देने का प्रयास किया है। सामान्यतः कुछ किताबों में है ना, थोड़ा सा एडवांस जाएंगे तो आपको इसको और अच्छे तरीके से मिलेगा, लेकिन एग्जाम के लिए जितना जरूरी है उतना मैं यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैंने जल क्यों कहा, क्योंकि मानव ने या मानव का विकास नदियों की घाटियों में हुआ। किस में हुआ, नदियों की घाटियों में हुआ। ये एक लाइन हमको समझ में आई, ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु था। तो अब नदियों की घाटियों को इंडिकेट करने का मेरा तात्पर्य क्या है, ठीक है, मनुष्य चूंकि अपने जीवन का जो प्रारंभ जो करता है वो खाना बदोश जिंदगी से करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव भोजन की तलाश में लगातार क्या कर रहा है, भटक रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है, वहाँ से वहाँ जा रहा है, ठीक है। तो एक निरंतर क्रमिक गतिविधि है उसकी, है ना रुकने वाली, जिसको हम लोग खाना बदोश जिंदगी बोलते हैं या घुमक्कड़ी जिंदगी बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रारंभिक मानव था, और कहाँ चल रहा है, पानी के किनारे किनारे चल रहा है ना। कई बार आप देखिएगा कई डॉक्यूमेंट्रीज जो बनती है या पुरानी जो मूवीज बनती है, तुमको मालूम है कि अगर किसी नदी के किनारे किनारे चलेंगे, है ना, तो वो उसका जो एकाध किनारा जो होगा किसी न किसी शहर के किनारे जरूर लगेगा, ठीक है। तो इसलिए नदी के रास्ते को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। हालांकि यहाँ पे शहर की हम बात नहीं करें, हम बात करेंगे मानव के सभ्यता के विकास के। क्यों, क्योंकि जल क्या है, आवश्यक है, और उसी पानी के साथ साथ ही मानव ने अपने जीवन की भी क्या की, शुरुआत की, है ना। नदियों की घाटियों में इसलिए हमको क्या मिलते हैं, कि प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है पेबल, ठीक है, या पेबल्स। पेबल्स क्या है या पेबुल क्या है ना, इसको हम हिंदी में बोलते हैं वटिकाश्म, ठीक है। वटिकाश्म ऐसे पत्थर होते हैं या ऐसे चिकने पत्थर होते हैं जो नदी के बहाव में लगातार टकराते हुए किनारों पर आकर जमा होते हैं, ठीक है। या जो नदियों में जो चिकने पत्थर पाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वटिकाश्म होते हैं, जो गोल होते हैं। गोल चिकने पत्थर जो हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके पेबल्स कहलाते हैं, है ना। इन पेबल्स से तत्कालीन समय के मानव ने, या जो आदिम जो सभ्यता का जो मानव है, उसने शिकार करने के उद्देश्य से जिस औजार का निर्माण प्रारंभ किया, है ना, या जिस पाषाण औजारों का या उपकरणों का निर्माण किया, ये उसी के क्या है, प्रकार हैं, ठीक है। ये लाइन से एक एक पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे, इनका मैं फ्रेम भी बताऊंगा किस तरीके से बनता था। बेसिकली अगर हम लोग इसको देखेंगे, ये हमारा अगर पेबल है, ये एज ए एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमारी चट्टान है, इसी को बनाकर काट कर साइड से छिलकर कुछ इस तरीके की आकृति बनाई जाती थी, और इस आकृति के से आपका हल्का से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ इसको कि किस तरीके से ये बनता था, है ना। थोड़ा सा अगर हम इसको मिटाएंगे यहाँ से, है ना, तो आप अब देख सकते हैं कि ये क्या है, एक तरीके क्या बन गया, औजार बन गया नाशपाती के आकार का, ठीक। इस औजार को हम लोग बोलते हैं हैंडेक्स, ठीक है। क्या कहते हैं, हैंडेक्स। हिंदी में हम इसको कहते हैं हस्त
कुठार। क्या कहते हैं? हस्त कुठार। ठीक है, कई कई जगह इसको कुल्हाड़ी भी कहा गया। लेकिन इस तरीके का जो आकार बना, ठीक है, ये क्या है, आपका इस तरीके से पकड़कर मारने के काम में आता है, बेसिकली प्रयोग में आता है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं? हैंडक्स बोल रहे हैं या हस्त कुठार हम कह रहे हैं। तो इस तरीके के हस्त कुठारों का जो निर्माण हुआ वो अलग अलग शैलियों में अलग अलग तरीके से हमको मिलता है। बेसिकली प्रारंभिक समय में इस तरीके के औजारों को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जिसका प्रयोग हुआ है उसको हम लोग क्वार्टरजाइट पत्थर बोलते हैं या क्वार्टरजाइट स्टोन बोलते हैं, है ना। उसको हम लोग देखेंगे कब उसका प्रयोग हुआ है। लेकिन इस तरीके के औजार जो बनते गए बेसिकली हस्त कुठार को ही हम लोग देखेंगे। तो जितने भी जो अलग अलग टाइप मिले हमको अलग अलग प्लेसेस के साथ है, तो उसके साथ एक कंपैरिजन स्टडी किया गया, एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। तो इसमें सबसे पहला क्या आता है? ओल्डोवान श्रेणी की एक क्या थी? पाषाण उपकरण है। उसके बाद एबेवेली, ये सब क्या हैंडक्स के टाइप है लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड पे हैं। एसुली, क्लेक्टोनियन, लेवल वाई, है ना, माइकोक्यूनिन और मोस्तारी, ये सब अलग अलग टाइप के। कुछ इसका प्रकार जो है भारत में भी अलग अलग तरीके से मिला हमको, है ना, लेकिन हम भारत में उसको हस्त कुठार के नाम से ही ज्यादातर जानते हैं। लेकिन ये क्या है? उसका एक क्रमिक चरण है कि जिस तरीके से ये क्या होता गया, बनता गया। पहले हम जान रहे हैं कि औजार जो है, पत्थर जो है, शुरुआत में हम बेडौल देख रहे हैं, है ना, बहुत अच्छे परिष्कृत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता चला गया है, यह पूरा विकसित होता चला गया, है ना। इसके बनावट में क्या आने लगी? चेंजेस आने लगे, परिष्कृत आने लगा, पॉलिशदार आने लगा, घिसे हुए हमको औजार मिलने लगे। तो क्या शुरुआती में आप खुद समझिए कि मानव अगर किसी मिट्टी को लेकर अगर किसी मूर्ति को बनाने का प्रयास करेगा तो शुरुआत में 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार क्या होगा? वो खराब ही बनेगा। ठीक है, एक आकार बस आपको मिलेगा लेकिन उस आकार में वो क्या नहीं रहेगी? सुंदरता नहीं रहेगी। धीरे धीरे क्या करता है मानव, जब उसको सीख लेता है उसके बाद उसके सुंदरता और उसके गुणवत्ता में भी क्या आती है? चेंजेस आती है ना। ये क्या है? मनुष्य के क्रमिक सीखने का प्रयास है। तो ये भी क्या था? जैसे जैसे चेंज दिखेगा उस चेंज को के आधार पे हम लोग भी पढ़ते आते हैं। तो सबसे पहला क्या है? ओल्डोवान है, एबेवेली है, एसोली है, क्लेक्टोनियन है, लेवोवाई है, माइकोक्यूनिन है और मोस्तारी है। ठीक, अब इसमें हम इसको क्रमिक इसके औजारों को देखते हुए चलते हैं। सबसे पहला आता है क्या? ओल्डोवान। ठीक है, ये जो चित्र आप लोग देख रहे हैं ये ओल्डोवान स्टोन का है। अब ये देखिए क्या है? बेडोल है। ठीक है, इसको छील कर, है ना, थोड़ा सा चोट देकर इसको नुकीला बनाने का प्रयास किया गया है। जैसे ये नोक देख रहे हैं, ये वाला नोक देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या मारने के जो प्रयोग, ये प्रारंभिक चरण का क्या है आपका कहना चाहिए कि टूल्स है, औजार है, उपकरण है। इसे मोड 1 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोड 1। ठीक, यह जो है जब होमोनिड जो प्रजाति एक्टिव हो रही थी, है ना, जब मानव का जो होमोनिड प्रजाति आया है तो उस समय होमो हैबिलस से संबंधित संस्कृति से जुड़ा हुआ ये क्या है? स्टोन है या ये जो औजार है बेसिकली। इसकी खोज जो है तंजानिया स्थित ओल्डुवाई गोर्ज से हुई और इसकी खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था लुई लीके। ठीक है, ओल्डोवान स्टोन को किसने खोजा था? लुई लीके। आज कल जो नेट जीआरएफ के जो एग्जाम्स हो रहे हैं और कुछ स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्जाम्स में मैंने देखे कुछ अदर स्टेट्स के, तो उसमें भी इस चीज को पूछा हुआ था कि स्टोन जो है ना, पाषाण स्टोन ओल्डोवान की खोज किसने की थी? तो ध्यान में रखना, लुई लीके। ठीक है, और ये जो है ओल्डुवाई गोर्ज है ना, से इसको क्या किया गया था? खोजा गया था। बेसिकली तंजानिया में इस कल्चर का क्या मिला है हमको? इम्पैक्ट मिला। ठीक है, उसका प्रभाव हमको मिला है इस तरीके के औजारों का। ठीक, और ये कब खोजा गया? सन 1930 के दशक में। इसका काल लगभग 26 लाख से 17 लाख वर्ष पूर्व का है। मतलब ध्यान में रखिए कि 26 लाख से 17 लाख, है ना, ईसा पूर्व के समय का जो मानव है उसने इस औजार को क्या किया है? प्रयोग किया है या उसको बनाया है। ठीक है, तो ये किसके बारे में जानकारी हो गई? आपके ओल्डोवान के बारे में। इसके बाद आता है एबेवेली। एबेवेली यह यूरोप की सबसे पुरानी पाषाण शैली है ना, सबसे पुराना पाषाण संस्कृति है। ये बेसिकली यूरोप तक ही सीमित रही, है ना। ये भारत में ज़्यादा विकसित नहीं है क्योंकि इस तरीके के जो पत्थर आप देख रहे हैं या इस तरीके की जो शैली देख रहे हैं ये भारत में बहुत कमतर देखने को मिली है, बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला। ये इसीलिए इसको यूरोपीय संस्कृति का एक आधार मानते हैं। ये सबसे पुरानी पाषाण औजार की शैली है और लगभग इसका जो टाइम पीरियड है 6 लाख से 4 लाख वर्ष पहले का हम मानते हैं। ये कैसा होगा? इसका
कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग देखें तो ये कैसा है, हस्तकुठार है बेसिकली। मैंने आपको बताया कि जितने भी हम लोग चर्चा करेंगे वो हैंडेक्स है बेसिकली। तो हस्तकुठार लंबे चौड़े भारी भरकम एवं बेडोल होते थे। इसे तैयार करने के लिए गहरे प्राथमिक शल्कों की केवल एक श्रृंखला उतारी जाती थी। मतलब क्या, इसका एक लेयर उतरा है, ठीक है, थोड़ा भारी भारी होगा है ना, थोड़ा सा मोटा निकलेगा लेकिन एक लेयर निकलेगी। ये क्या है, पूरा नाशपाती के आकार का इसका ये फर्स्ट साइड है ना, ये ऐसा साइड है, ठीक है, ये इसका दूसरा एंगल है, मतलब इसका साइड व्यू है, मतलब ऐसा, ठीक है, और इसका बैक व्यू है ये वाला, ये आपका थर्ड पोजीशन और ये आपका सेकंड पोजीशन। तो ये अलग अलग इसका तीनों एंगल इसमें बताया गया और इसको हम लोग बेसिकली कहाँ जानते हैं, यूरोप की संस्कृति में ज्यादातर इसका क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। इसका नाम क्या है, एबे वैली, ठीक है। आगे हम देखते हैं तीसरा है हमारे पास एसुली या एसुलियन, ठीक है। ये बेसिकली एक कल्चर के रूप में भी जाना जाता है। अंडाकार ये दिखता है बेसिकली। फ्रांस कैसेंट एसुल से प्राप्त औजारों के आधार पर इसका नाम रखा गया था, ठीक है। इसको मोड 2 के औजार भी कहा जाते हैं, है ना। पहले मोड 1 हम लोग ओल्ड वन को देख लिए हैं। मोड 2 का ये क्या है, औजार है बेसिकली। फ्रांस के कैसेंट एसुल कल्चर से क्या हुआ, प्राप्त हुआ, इस कारण से इस औजारों का नाम एसुली या एसुलियन पड़ा है, ठीक। इसका जो प्रयोग है या इसके समय जो मानव की जो प्रजाति थी वो होमो इरेक्टस की थी। तो होमो इरेक्टस ने जिस तरीके के हस्तकुठारों का क्या किया है, प्रयोग किया है, जिसको हम लोग बेसिकली ओवल एंड पियर शेप्ड बोलते हैं ना, थोड़ा सा अंडाकार टाइप का आपको दिख रहा होगा, जैसे ये वाला पोर्शन है ना, ऐसा, ठीक है। तो ओवल एंड पियर शेप है ना, नुकीला, ये उस तरीके का क्या है, हैंडेक्स है, ठीक, उस तरीके का क्या है ये हैंडेक्स है। और इसका टाइम पीरियड लगभग 17 या 17.5 लाख के लगभग के आसपास हम इसको देखते हैं। जो बेसिकली हमारा जो लोअर पैलियोथिक एज है ना, जो निम्न पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पे हम लोग इसको देखते हैं, क्योंकि निम्न पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो सबसे लंबा टाइम पीरियड माना जाता है। लगभग उसका जो समय है वह हिम युग में आधे से ज्यादा बीता हुआ है और फिर धीरे 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 उसका क्रमिक होते थे और उच्च पूरा पाषाण काल तक आते आते हम होमोसेपियंस का उदय देखते हैं। तो एक बहुत लंबा काल इसमें निकला हुआ है। यह हस्तकुठार काफी छोटे एवं सुडौल होते थे। इन्हें तैयार करने में अनेक बार द्वितीयक शल्क उतारे जाते थे, मतलब एक लेयर फिर दूसरा लेयर, ऐसे 2 स्टेप में क्या किए जाते थे, इसके लेयर उतारे जाते थे। भारत में एसुलियन संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप अतिरमकप्पम में मिला था, है ना। तमिलनाडु या मद्रास का जो क्षेत्र है ना, एक है आपका पल्लवरम और दूसरा अतिरमकप्पम, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल के समय का या पूरा पाषाण कालीन जो संस्कृति की जो खोज है वो सबसे पहले तमिलनाडु और मद्रास से ही हमको देखने को मिलती है। यहाँ पे जिस तरीके के टूल्स मिले और जिस तरीके के औजार मिले वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हम भारतीय संस्कृति की परंपराओं को देख रहे हैं। लगातार यहाँ से जो इन्फ्लुएंस हमको मिलने चालू हुए, जिस तरीके का प्रभाव हमको देखने को मिला, तो ये क्या है, क्रांति थी, है ना, मतलब प्राचीन इतिहास के लिए बेसिकली। तो हम जानते हैं कि अधिकतर जो खोजें हैं वो अंग्रेजों के द्वारा ही की गई है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन संस्कृति का प्रभाव जो था वो भारतीय राष्ट्रवाद पर भी पड़ा, ठीक। तो इस कल्चर का जितना भी हमारे यहाँ जो स्टोन मिला या जिस तरीके हस्तकुठार मिले, हैंडेक्स मिले हमको, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मद्रास की संस्कृति कहते हैं, क्योंकि ये मद्रास के अतिरमकप्पम से मिला था। इसीलिए इस तरीके की संस्कृति के औजार जहाँ पाए गए उसे क्या कहा गया है, मद्रास संस्कृति कहा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बता दिया कि एसुलियन जो है ना, जो संस्कृति वो कहाँ पाई गई, मद्रास में अतिरमकप्पम में पाई गई। इसकी खोज किसने की, इसकी खोज की कृष्णा स्वामी ने, ठीक है। मद्रास संस्कृति का जो खोज है वो कृष्णा स्वामी ने किया और इस संस्कृति का नाम भी इन्होंने ही दिया था, ठीक है। मद्रास संस्कृति इसको कहने वाले कौन थे, कृष्णा स्वामी जी थे, ठीक। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम बढ़ते हैं। यह है क्लेक्टोनियन, ठीक है। थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, ये एक तरीके के शल को बनाने की प्रक्रिया में भी शामिल था। थोड़ा सा इसका क्या है, ये फर्स्ट व्यू है, इसका ये साइड व्यू है और इसका ये बैक व्यू है, ठीक है। ये 3 व्यू आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। एक विशेष प्रकार का स्टोन हमको मिलता है जो थोड़ा सा चकमक टाइप का भी दिखता है, अलग दिखता है। इस तरीके के स्टोन का जो प्रयोग है वो होमो
हाइडेलबर्गेसिस, ठीक है, ये जो प्रजाति थी होमोनिड की, उसने इसको क्या किया है, यूज किया है। लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व की जब हम बात करेंगे तब हमको यहाँ पर क्लेक्टोनियन का यूज का पता चलता है। बेसिकली क्लेक्टोनियन संस्कृति संभवतः एसूली संस्कृति के साथ साथ कुछ समय तक पनपती रही। इसका जो इन्फ्लुएंस है या इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो हम एसूली के साथ साथ में देखते हैं कि कुछ समय तक मानवों ने इस तरीके के पत्थरों से क्या किया है, औजार बनाने का प्रयास किया है। तो ये थोड़ा सा क्या, ये भी हस्तकुठार का ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा जो शेप है वो क्या है, बिडॉल है, ठीक है, कोई हमको ये इजी वे में दिखने वाला हथियार नहीं है। तो इस तरीके के हथियार आज महानदी वगैरह में बीच में कुछ मैंने पढ़ा था कि कोरबा में जो मिला है तो देखने में बिल्कुल इसी के तरीके का था, इसीलिए उसको पूरा पाषाण काल का क्या कहा जा रहा था, जो कोरबा के पास जो मिला था महानदी की घाटी में, तो वो इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह लो लवाई कहते हैं इसको। बेसिकली ये फिनिशिंग टच देने वाला क्या था, ये औजार था, है ना। थोड़ा सा इसमें शल्क जो है ना 1-2 लेयर ऐसे उतारे गए हैं, लेकिन बहुत बारीकी से इसकी क्या दिखती है, बनावट दिखती है। जैसे ये शेप देख रहे होंगे, नाशपाती के आकार का ही बिल्कुल दिखता है, लेकिन इसका ये वाला एज देखिए, ठीक है। इसका ये जो एज है, इसका जो साइड व्यू है, सेकंड व्यू जो हम देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड व्यू, तो ये वाला जो शेप है ये बहुत धारदार बनाया गया है, ठीक है। मतलब जैसे ब्लेड का धार होता है ना, उस तरीके का इसका क्या रहता था, धार रहता था। ये बेसिकली ये जो टूल्स है पेरिस के पास के एक स्थान से हमको क्या मिला था, प्राप्त हुआ था। ये जो लेओलवाई जो प्लेस है ना, ये पेरिस में एक स्थान भी है जहां से ये स्टोन मिला, और इस स्टोन की संस्कृति को हमने इसी का नाम दे दिया था बेसिकली। ठीक, तो लेओलवाई जो पत्थर है, इसके जो शल्क उतारने की जो विधि है, ये प्लेस्टोसिन काल के बाद में बात करता है, ठीक है। जो मानव के उद्भव और विकास का जो अलग अलग टाइम पीरियड है, उन टाइम पीरियड्स पे क्या हुआ है, जैसे प्लेस्टोसिन जो टाइम पीरियड रहा या काल रहा है, उस टाइम पे इस तरीके के टूल्स का यूज हुआ है। तो 1 लेयर 2 लेयर ऐसे उतारने की जो टेक्निक है ना, ये टेक्निक हमको भारत में कहाँ से मिली, तो वर्तमान में जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है ना, पाकिस्तान का सोहन नदी की जो घाटी है, यहाँ पे इस तकनीक से बने हुए औजार हमको क्या हुए, प्राप्त हुए थे। ठीक, तमिलनाडु में अतिरमकप्पम एवं महाराष्ट्र के नेवासा में भी इस तरीके के औजार हमको मिले थे। तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें क्या आ गया, एक सोहन नदी की घाटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल प्लेस है, ठीक है, तो वहाँ पे हमको वोल्वाई जो है टेक्निक है या तकनीक है जिसके माध्यम से हम औजारों का निर्माण कर रहे थे तत्कालीन, वो हमको यहाँ से मिलता है। ठीक, तमिलनाडु के अतिरमकप्पम और महाराष्ट्र से के नेवासा से भी हम इस टेक्निक को क्या करते हैं, देखते हैं, जहाँ पे हमको इस संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, माइकोक्यूनिन, इस पाषाण औजार संस्कृति की खोज फ्रांस से हुई और फ्रांस के ला माइको, ठीक है, ला माइको स्थल से ये हमको इस तरीके का स्टोन मिला था। ठीक, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, माइकोक्यूनिन रखा गया। ठीक, इसका जो टाइम पीरियड है लगभग 1,30,000 से लेकर 60,000 वर्ष ईसा पूर्व का रहा है। मतलब ये पूर्व का जो हमको इसके समय देखने को मिलता है। और इसकी जो खोज है वो ऑटो हैसर ने की थी। किसने की थी, ऑटो हैसर ने। ठीक, ऑटो हैसर ने जो इसकी खोज की, तो ये जो प्लेसेस में इस तरीके के जो स्टोन्स मिले, ये भारत में इसका प्रभाव कम है। ठीक है, इस तरीके के हस्तकुठार का प्रभाव कम है। ये क्या बारीक बारीक से ऊपर तरीके से इस शल्क क्या किया गया है, उसमें उतारा गया है। बेसिकली 1 लेयर इसमें क्या किया, उतारा गया, और बहुत ज्यादा धारदार हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या है, इसका जो पॉइंट है, इसको क्या बनाया गया, थोड़ा सा नुकीला शेप दिया गया है, ताकि ये शिकार करने में क्या रहे, थोड़ा सा ज़्यादा इजी हमारे लिए रहा है। तो बेसिकली इसमें मिला हमको, फ्रांस में मिला था। ये फ्रांस के कल्चर से ज़्यादा प्रभावित है, या फ्रांस में मिलने वाले जो स्टोन्स हैं ना, वो इसमें सबसे ज़्यादा ये क्या है, ज़्यादा इम्पैक्ट देने वाला ये क्या था, औजार था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगला जो आता है ये हमारे पास मुस्तारी है। ठीक है, मुस्तारी जो है ये भारत में भी हम इम्पॉर्टेंट तरीके से इसको देखते हैं, क्योंकि प्रारंभिक जो मानव है उसने भी इसका सबसे ज़्यादा क्या किया है, प्रयोग किया है।
बेसिकली 50,000 ईसा पूर्व से पहले का जो टाइम पीरियड है ना, यानी कि जब हम कह सकते हैं कि होमोसेपियंस के उदय से पहले की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो होमोसेपियंस से पहले निएंडरथाल जो मानव हैं, ठीक है, निएंडरथाल मानव ने इस औजार का क्या किया है, यूज किया है। तो ये किससे संबंधित है, निएंडरथाल मानव से संबंधित है। दूसरा, मध्य पाषाण काल का जो समय है ना, मिडवल टाइम पीरियड जो है जहाँ पे हम लोग पहिए और आग की खोज वगैरह के लगभग अंश भी मानते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे हमको टकराता है। बेसिकली डेनमार्क के एक विद्वान थे जिनका नाम था सीजे थॉमसन ने कोपेनहेगन से इसको क्या किया था, प्राप्त किया था, और बाद में इसका जो प्रभाव है वह भारत में भी देखने को मिला, ठीक है। ये आज भी वहाँ के संग्रहालय में रखा गया है, इसके कुछ अवशेष रखे गए हैं। इन संग्रहालयों में जो सामग्री के जो प्राप्त हुए, उसी के आधार पर सीजे थॉमसन ने सन 1836 ईस्वी में मानव के इतिहास को 3 काल में डिवाइड किया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जब है आपका वो है पॉइंट है, इसको ध्यान से अगर आप लोग देख रहे होंगे ना, तो इसमें नोट भी करके रख लीजिएगा। 1836 में सीजे थॉमसन ने इसी स्टोन के बेस पर भारत के इतिहास को 3 काल में बांटा, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका स्टोन एज या पाषाण काल, दूसरा आपका टाइम पीरियड बांटा कांस्य एज या ब्रॉन्ज एज जिसको हम लोग बोलते हैं, या कांस्य युग, और तीसरा जो बांटा वो है आपका लौह युग, है ना, क्योंकि बेसिकली कुछ दक्षिण भारत का बेसिकली हिस्सा है। हम अगर देखेंगे तो दक्षिण भारत में ताम्रपाषाण या नवपाषाण काल के बाद कहना चाहिए बेसिकली, है ना, ताम्रपाषाण काल के स्थान की जगह पे हम नवपाषाण काल के पहले की बात के बारे में बात करते हैं। तो नवपाषाण काल के बाद लौह युग प्रारंभ होता है, कहाँ पे, बेसिकली दक्षिण भारत में। और भारत के जो पश्चिमोत्तर भाग है, जिसको हम लोग वर्तमान का पाकिस्तान का क्षेत्र अगर कहें, तो वहां जहां से हम सिंधु घाटी सभ्यता का भी पूरा संपूर्ण अध्ययन करते हैं, वो क्षेत्र है ना, और उसके बाद का जितना सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ जो क्षेत्र लगता है, संपूर्ण क्षेत्र, है ना, ये संपूर्ण क्षेत्र ताम्रपाषाणी काल से प्रभावित रहा। लेकिन दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के बाद जो है लौह युग का प्रारंभ देखते हैं। इसलिए हाँ, हमारा जो छत्तीसगढ़ का भी कई जगह पर जो इन्फ्लुएंस है ना, वहाँ पर हमको उच्च पुरापाषाण काल या नवपाषाण काल के बाद बेसिकली हम लोग कुछ लोहे के औजारों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो संस्कृति थी या इस तरह के औजारों को बनाने का जो कल्चर था, ये मध्य पूर्व पाषाण काल के समय से डेवलप हुआ, ठीक। और इसके बारे में चर्चा करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, सीजे थॉमसन। सीजे थॉमसन ने ही 1836 में इन्हीं सामग्रियों के आधार पर भारत के इतिहास को 3 ईयर डिवीजन में बांटा था, ठीक है, या 3 काल विभाजन में बांटा था। तो पहला पाषाण, दूसरा कांस्य और तीसरा लौह। इसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, अगर आपको किसी जगह पे नोटेट करना है ना, या ऐसे में लिखना है, या जेआरएफ या नेट के एग्जाम में जब पूछता है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट है ना। एक प्रश्न कहीं में मैंने पढ़ा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि भारत को त्रिकाल विभाजन देने वाले व्यक्ति कौन थे, या उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने त्रिकाल विभाजन किया था। तो ये आपके यहाँ से एक प्रश्न बन रहा है, ठीक। ये जो प्रक्रिया थी, है ना, कि स्टोन एज में मानव जो है किस तरीके से क्या करता था, जो हस्त कुठार है या हैंडेक्स है उसको बनाता कैसे था, ठीक है। ये इसका फ्रंट व्यू दिख रहा होगा आपको और ये साइड व्यू दिख रहा है, ठीक। मैंने वो प्रयास किया है कि किस तरीके से एक एक चीज़ें समझाई जा सके। बेसिकली क्या होता है कि प्रागैतिहासिक काल का जो चैप्टर है वह प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ज़रूरी तो है, परंतु पढ़ने में क्या है, बहुत बोगस लगता है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी मेरे हमेशा कंप्लेन करते रहे कि सर इतिहास का ये वाला जो पोर्शन है बहुत ही बोरिंग सा लगता है, समझ में नहीं आती है। लेकिन मानव के उद्भव विकास को अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारे पढ़ने का कोई भी क्या नहीं रहेगा, मतलब नहीं रहेगा। तो ये स्टोन एज है जिसमें किस ये पेबल से लाया गया, एक पत्थर लाया गया, एक रॉक लाई गई, ठीक है। और उसके बाद ये जो है छोटे जो चिकने पत्थर हैं, देखिए, ठीक है, जिसको हम लोग पेबल्स बोलते हैं। तो दूसरे पत्थर के सहायता से क्या करें, इसको चोट करके ये इसका शल्क निकाले जा रहे हैं, ये, ठीक है, इसका एक स्तर निकाला जा रहा है। फिर उसके बाद इसको जो बेसिकली हैमर है, ठीक है, जो हैंडमेड हैमर होता था, उसके माध्यम से इसको क्या सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। फिर इसकी घसाई की जा रही है इस किनारे किनारे की पूरी, और इस तरीके
तरीके से ये क्या हो रहा है, आपका एक इंडेक्स तैयार हो रहा है। इस तरीके से हस्त कुठार के निर्माण हर जगह पर या विश्व के अनेक पुरा स्थलों पर हमको देखने को मिलता है, लेकिन हर टाइम पीरियड पे टूल्स की संस्कृति का नाम क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, आपके इंडेक्स बनाने की कल्चर पर बेस्ड है। अब आते हैं हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और पाषाण युग के बारे में हम क्या करेंगे, अब चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या कि जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण औजारों के आधार पर 3 युगों में बांटते हैं या 3 काल में बांटते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या है, पूरा पाषाण काल, सबसे फर्स्ट। ठीक, पूरा पाषाण काल जिसको हम लोग पैलियोथिक एज बोलते हैं, इसका टाइम पीरियड है लगभग 10 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक। ये हमारा होमो सेपियंस का टाइम है, होमो सेपियंस का। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब देखिए हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, जहां कोई सभ्यता अंत हो रही है वहीं दूसरे सभ्यता का उदय हो रहा है। जहां एक अध्याय समाप्त होगा वहां दूसरे अध्याय का प्रारंभ होगा। हमेशा इसी तरीके से काल डिवीजन करते चलिएगा और आप हमेशा ध्यान में रखिए, है ना, जो बिंदु मैंने आप लोगों को बताया कि जहां एक सभ्यता का प्रारंभ होगा वहां किसी सभ्यता का अंत भी होगा। अगर ये ध्यान में रख गए तो आपको हर डेट याद भी होना चालू हो जाएगा, क्लासिफिकेशन आपको याद होना चालू हो जाएगा। तो किस तरीके से इतिहास का वर्गीकरण हुआ है वो आपको क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब यहाँ से हम मानव की उत्पत्ति, उसके उद्भव और उसके विकास को देखना प्रारंभ करेंगे तो मानव के आधुनिक होने का क्या रहेगा, यहाँ तक चलेगा चरण हमको मिलेगा 50,000 ईसा पूर्व तक। ये टाइम पीरियड फिर 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक, ये लोअर पैलियोथिक एज, इसको हम मिडिल पैलियोथिक एज और इसको हायर पैलियोथिक एज भी बोलते हैं। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 50,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो हम लोग मध्य पाषाण काल में देखते हैं। कहाँ तक, मध्य पाषाण काल में, जहाँ पर मानव के विकास की जो गतिविधियां हैं और क्या हो गई, बढ़ने लग गई और जो है मानव के विकास के नए आयामों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक, इसके बाद आता है नवपाषाण काल जिसको हम लोग नियोलिथिक एज बोलते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक। ये वाले टाइम पीरियड पे बहुत जगह कंफ्यूजन भी रहता है लोगों को, है ना, कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी होता है कि सर किताबों में ये लिखा गया है, किताबों में वो लिखा गया है। आप ध्यान रखिए कि जो नवपाषाण काल है लगभग 3,500 ईसा पूर्व तक या बीसी तक क्या रहा, चलता रहा है ना कहीं उसके अंश हमको लगातार देखते हैं। क्यों? क्योंकि मानव जो है घुमक्कड़ प्रवृत्ति से या खाना बदोश जिंदगी से एक जगह थोड़ा सा स्थायी होने का प्रयास करता है, फिर बाद में पूर्ण स्थायित्व को पकड़ना प्रारंभ करता है। तो उसमें क्या लगता है, समय लगता है। तो इतिहास क्या है, क्रमिक रूप है, हम उसको तिथियों में नहीं बांट सकते। ठीक है, तो एक पढ़ने के आधार पर एक जो पैरामीटर मैं बांटता हूं वही आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आपको भी अगर ये सरल लगता है या सुचारू रूप से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं तो इसको आप क्या करिए, फॉलो करिए। ठीक है, और नहीं तो फिर किताबों में अलग अलग तौर पर आपको कई क्लासिफिकेशन क्या होंगे, दिखाई देंगे। ठीक, अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले पूरा पाषाण काल पर। ठीक, पूरा पाषाण काल, इस काल का समय 10 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया है। ठीक है, इस काल को हम लोग पुनः 3 भागों में विभाजित करते हैं जिसको मैंने आपको बता दिया है कि एक है आपका निम्न, ठीक, दूसरा बता दिया है आपका क्या, मध्य, और तीसरा बता दिया है क्या, उच्च। ठीक, तो ये आपका 3 क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले पूरा पाषाण काल के या पैलियोथिक एज के बारे में चर्चा करने वाले जो विद्वान थे उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिन्होंने सन 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवरम से इस संस्कृति की खोज की थी। सन 1863 ईस्वी भारत ने प्रथम पूरा पाषाण कालीन संस्कृति की खोज की, जो कहाँ था, पल्लवरम, मद्रास में। ठीक है, आपका ये पहला फैक्ट है, पहला पॉइंट है, ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, ये एक सबसे ज्यादा जनरली पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। 1863
आपका खोजकर्ता का नाम रॉबर्ट ब्रूसफुट, ठीक है। और जो स्थल मिला सबसे पहला पूरा पाषाण काल का, वो कौन सा है आपका तमिलनाडु या मद्रास का पल्लवरम, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। पल्लवरम सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक। इसके बाद पूरा पाषाण काल से जुड़े हुए जो अन्य स्थल थे उनकी खोज 1935 ईस्वी में प्रारंभ हो गई। 1935 तक अन्य स्थलों की खोज की जा चुकी थी। इन स्थलों की खोज करने वाले थे पीटरसन और एच.डी. टेरा, ठीक, पीटरसन एवं एच.डी. टेरा। इनके साथ एक मेल कैम्ब्रिज का अभियान दल था जिन्होंने शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी का व्यापक अध्ययन किया। और इन्हीं के समय पे हमको बेसिकली शिवालिक रेंज से, है ना, हमको मानव अवशेष भी बेसिकली यहाँ शिवालिक रेंज या साल्ट रेंज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका भी उद्भव, मतलब वहां से हमको उसके अवशेष मिलने क्या हुए थे, प्राप्त हुए थे। सबसे पहले पल्लवरम मद्रास से हस्तकुठार हमको क्या हुए, प्राप्त हुए, जिस मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ओल्डोवान, एसुलिन संस्कृति, ठीक है, 2-3 आपको नाम बताए। उन उपकरणों का जो प्रभाव था ये पल्लवरम से ही हमको देखने को मिला था। तो यहाँ जिस प्रकार के हस्तकुठार हमको प्राप्त हुए, वो सारे औजार, वो सारे हथियार जो थे वो क्वार्टरजाइट स्टोन के बने हुए थे। किसके बने हुए थे? क्वार्टरजाइट स्टोन के। पेबल्स की हम लोग बात कर रहे थे, नदियों के किनारे जो घिसकर आए हुए चट्टानों के या कहना पत्थरों की हम बात कर रहे थे, गोल पत्थरों की, उनके द्वारा इस समय सारे हस्तकुठारों का निर्माण हुआ है। लेकिन पूरा पाषाण काल में जिन जो औजार बना वो क्या है, क्वार्टरजाइट से बना था। किससे बना था? क्वार्टरजाइट से बना हुआ था। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि पूरा पाषाण काल के मानव को किसकी संज्ञा दी गई थी, ठीक। इसका उत्तर और इसका जो डिटेल्ड है, ठीक है, एलिब्रेशन है, वो ध्यान से सुनिएगा, है ना। क्योंकि पूरा पाषाण काल का मानव क्वार्टरजाइट पत्थरों से औजारों का निर्माण करता था, अतः पूरा पाषाण काल के मानव को क्वार्टरजाइट मैन की संज्ञा दी गई है, ठीक। आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, क्योंकि इस समय के पाषाण औजारों के निर्माण में क्वार्टरजाइट पत्थरों का क्या हुआ, प्रयोग हुआ या निर्माण हुआ, इसीलिए इस काल का मानव क्या कहलाता है, क्वार्टरजाइट मैन कहलाता है, या उसको इस काल क्वार्टरजाइट मैन की संज्ञा दी गई है, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, 2 यहाँ पे से प्रश्न बनता है। एक, पूरा पाषाण काल में पाषाण औजारों के प्रयोग में कौन से पत्थर का यूज हुआ, दूसरा पूरा पाषाण काल के मानव को क्या कहा जाता था, ठीक है। ये 2 प्रश्न आपका यहीं बन गया और दोनों का आंसर एक ही है, क्वार्टरजाइट, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। भारत में पूरा पाषाण कालीन मनुष्य को पूरा क्वार्टरजाइट मैन की संज्ञा दी गई थी। इस काल का मानव शिकार पर आधारित था, ठीक है। बेसिकली हम जानते हैं कि, है ना, हर कोई गर्भ से सीख कर नहीं आता है ना, तो क्रमिक रूप से एक शिशु की भांति मानव की बुद्धि का भी क्या हुआ होगा, विकास हुआ होगा। तो तत्कालीन समय पे जो पूरा पाषाण काल की जो मानव की एक्टिविटी हम लोग देखते हैं, तो उस समय मानव कैसा है, शिकार पर आधारित है, भोजन के लिए पूरा वह शिकार पर निर्भर है। दूसरा, निवास के लिए वह कंदराओं में या गुफाओं में, पेड़ों के खोल में, टहनियों में, इस पे क्या कर रहा है, वो निवास कर रहा है, ठीक। इस काल का मानव पूर्णतः क्या है, घुमक्कड़ एवं खानाबदोश है। इसका कैरेक्टर आप समझ गए होंगे। पहला कैरेक्टर क्या कि खानाबदोश एवं घुमक्कड़ है, दूसरा भोजन के लिए शिकार पर आश्रित है, तीसरा निवास के लिए क्या आपका खोल में या पेड़ों की खोल में, टहनियों में और आपका कंदराओं या गुफाओं में निवास करता था, ठीक है। और इसी समय शैल चित्रों से भी क्या हुआ है, हमारा साक्षात्कार होता है। मानव ने अपनी अभिव्यक्तियों को दर्शाने के लिए शैलाश्रयों में शैल चित्रों का क्या किया, प्रयोग किया है, ठीक। उसको हम लोग आगे देखते हैं। इसका जो सबसे पहला का जो क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हुए चलते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल पूरा पाषाण काल का एक बहुत ही लंबा टाइम पीरियड है। इसका जो अधिकांश जो समय है वो हिम युग में बीतता है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं कि हिम युग में क्या हुआ है, इसका लंबा टाइम पीरियड निकला है, जिसमें हम लोग, आपको एक मूवी याद होगी, आइस एज, ठीक है। आइस एज आई थी ना एक मूवी, जिसमें लंबे दांत वाला हाथी होता है जिसको मेहमत कहा जा रहा है। तो आप ध्यान रखिए, जो हिमयुग का जो टाइम पीरियड है ना, वो ऐसे ही नहीं आ गया है। आपको मालूम होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई है ना। पृथ्वी में सबसे पहले क्या आया है, तो सबसे पहले जीवन में हम देखते हैं कि पृथ्वी में जीवन जो है चिपचिपे लसलसेदार द्रव्य के रूप में आया,
ठीक। उसके बाद इसी में जलचर आए, जलचर के बाद आपका क्या आया है, आपके जो सरीसृप हैं वो आ गए। सरीसृप के बाद फिर आपके यानी रेप्टाइल्स है ना, रेप्टाइल्स के बाद एक डायनासोर का एज है, और डायनासोर के एज के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, मैमल्स आ रहे हैं, स्तनधारी आ रहे हैं ना, जिनमें प्रजनन करने की क्षमता, और इसी बीच में मानव की भी क्या हुई, उत्पत्ति हुई है, या मानव का भी विकास प्रारंभ हुआ है। ठीक, तो इसके जो प्रमुख लक्षण हैं बेसिकली उनके औजारों के आधार पर ही हम बात करते हैं। तो इस समय कुल्हाड़ी यानी कि हैंडेक्स, क्लीवर्स है ना, जिसको हम लोग बेधनी या बेधक भी बोलते हैं, ठीक है, गंडासा यानी कि चॉपर है ना, और आपका खंडक है ना। तो इस तरीके के औजारों का यानी 4 प्रकार के औजार इस समय क्या हैं, कैरेक्टर में है, या इस तरीके के औजारों का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है यहाँ पर, कब, निम्न पुरापाषाण काल में। इसके प्रमुख जो प्राप्ति के जो स्थल थे, सोहन नदी की घाटी जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, बेलन नदी की घाटी, नर्मदा की घाटी, कर्नाटक, पंजाब और राजस्थान, ये महत्वपूर्ण प्लेस हैं जहां से हमको इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मतलब जहां से हमको ये औजार प्राप्त हो रहे हैं, उन औजारों के आधार पर हम कह रहे हैं कि इन क्षेत्रों से हमको क्या मिल रहा है, इसके साक्ष्य मिल रहे हैं। इसी में एक इम्पॉर्टेंट कल्चर का नाम आता है, इसका नाम है चॉपर चॉपिंग पेबुल कल्चर या चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। चॉपर चॉपिंग शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है H.L. मोवियस ने किया था। आपको इससे पहले एक चीज और समझा दूं, चॉपर चॉपिंग पेबुल कल्चर जो बोल रहा है ना, जो गंडासा बनाने की या कुल्हाड़ा बनाने के लिए है ना, जिस तरीके पत्थरों को छल कर उतारने की जो प्रक्रिया है ना, चॉपर चॉपिंग कहलाती है। ठीक, और पेबुल वर्ड मैंने आपको शुरू से अब तक बताया है कि पेबुल जो है नदियों में जो बहकर आए हुए जो गोल चिकने पत्थर है उनको पेबुल कहा जा रहा है। तो उन्हीं पेबुल्स के आधार पर है ना, चॉपर चॉपिंग जो कल्चर हम कह रहे हैं, बेसिकली सोहन नदी की संस्कृति या घाटी को भी कहा जाता है, वहां पे इस तरीके का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। और चॉपर चॉपिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, H.L. मोवियस ने किया। ठीक, आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी प्रश्न पूछता है कि चॉपर चॉपिंग पेबुल कल्चर या संस्कृति का जो प्रयोग है या उस नाम का जो प्रयोग है, सबसे पहले किसने किया था, H.L. मोवियस ने किया था। चॉपर चॉपिंग संस्कृति सोहन नदी के तट पर होने के कारण इसे सोहन संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सोहन नदी की घाटी में हमको मिला, ठीक है, और सोहन नदी के तट पर है, इसीलिए इस संस्कृति को क्या कहा जाता है, सोहन संस्कृति कहा जाता है, जिसकी खोज 1928 में D.N. वाडिया ने की थी। ठीक है, किसने की थी, D.N. वाडिया ने। सोहन संस्कृति का पहला जो प्रयोग है या सोहन संस्कृति वर्ड का जो वर्ड जो है, ये जो टाइटल है, ये किसने दिया, 1936 में H.D. डेटेरा ने दिया। ठीक है, जो पीटरसन एवं डेटेरा जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ये वही डेटेरा है। ठीक है, चॉपर चॉपिंग वर्ड का यूज किसने किया, H.L. मोवियस ने। सोहन संस्कृति की खोज किसने की, 1928 में D.N. वाडिया ने, और 1936 में सोहन संस्कृति नाम किसने दिया, तो डेटेरा ने। ठीक, यहाँ पे आपका 3 फैक्ट एक साथ मिलता है। पहला नाम मोवियस, जिसने आपका चॉपर चॉपिंग नाम यूज किया है, 1928 में D.N. वाडिया जिसने इस संस्कृति की खोज की है, और सोहन संस्कृति नाम का जो प्रयोग है वो डेटेरा ने किया है 1936 में। यहाँ मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मध्य पुरापाषाण काल। यह काल बेसिकली आधुनिक मानव के से पहले जो मानव का समय रहा, जिसको हम लोग निएंडरथाल मानव कहते हैं। तो निएंडरथाल मानव के समय की ये क्या है, संस्कृति है ना। जिस समय हम निएंडरथाल मानव की प्रगति को देख रहे हैं, उस समय का ये क्या है, टाइम पीरियड है। मुख्यतः इस समय शल्क का प्रयोग हुआ है ना। शल्क का प्रयोग का मतलब समझिएगा कि जो हम पत्थरों को छील रहे हैं, है ना, उसका एक लेयर निकल रहा है, तो इन शल्कों का क्या हुआ है, औजार के रूप में प्रयोग हुआ है। इसीलिए इस संस्कृति को शल्क संस्कृति का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसलिए इस संस्कृति को क्या कहा जाता है, शल्क संस्कृति कहा जाता है, या शल्क संस्कृति का नाम दिया जाता है। ठीक,
इस संस्कृति की खोज सन 1955 में एच.डी. सांकल्या ने प्रवरा नदी के घाटी से की थी। ठीक है, प्रवरा नदी आप लोग सब जानते हैं कहाँ पर है। तो प्रवरा नदी की घाटी के से जो शल्क औजार जो मिले या जिस तरीके की जो संस्कृति हमको मिली, उन संस्कृति के आधार पर हम इसको शल्क संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल को शल्क संस्कृति भी कहा जाता है। और इसकी खोज करने वाले कौन है? एच.डी. सांकल्या, क्योंकि इन्होंने ही उन औजारों को क्या किया था? खोजा था। इसके जो स्थल हैं, प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? नेवासा महाराष्ट्र में, डिडवाना राजस्थान में, भीमबेटका बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ठीक है, इतना जो इम्पोर्टेंट प्लेस है, इन प्लेसेस पे हमको शल्क संस्कृति या मध्य पूरा पाषाण काल की संस्कृति का क्या मिलता है? संज्ञान मिलता है या हमको ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक, इस समय के जो प्रमुख जो औजार थे, क्योंकि शल्क संस्कृति है तो फ्लैग होना इंपॉर्टेंट है। फलक को हम लोग फ्लैग भी बोलते हैं। ठीक है, वेधनी है ना, पॉइंट। ठीक, और आपका वेधक यानी कि बोरेर, और उसके बाद शल्क। ठीक है, शल्क की खुरचनी, जिससे क्या खुरचा जाता था, पशुओं के खाल वगैरह निकालने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता था ये। ठीक है, तो ये आपका क्या है? मध्य पूरा पाषाण काल है, जिसकी खोज 1955 में एच.डी. सांकल्या ने की थी और इसे शल्क संस्कृति कहा जाता है। ठीक, इसके बाद आता है उच्च पूरा पाषाण काल। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। रेलवे के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, प्री में, है व्यापम में ये प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, कई बार पूछा गया है कि होमो सेपियंस का उदय किस काल में हुआ। ठीक है, या होमो सेपियंस के उदय का काल कौन सा था। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि आधुनिक मानव या होमो सेपियंस का उदय लगभग 50,000 ईसा पूर्व के मध्य हुआ, और वो टाइम पीरियड किसका है? उच्च पूरा पाषाण का। ठीक है, लगभग 50,000 ईसा पूर्व के मध्य आपका होमो सेपियंस का क्या हुआ है? उदय हुआ है, और टाइम पीरियड किसका है? उच्च पूरा पाषाण काल का है। इस काल में फलक या तक्षणी, ठीक है, फलक या फ्लैग हम बोलते हैं, जो बेसिकली एक चाकू की तरह होता है, इसलिए इस संस्कृति को चाकू संस्कृति भी बोला जाता है, या तक्षणी संस्कृति कहा जाता है, या फ्लैग या फलक संस्कृति भी कहा जाता है। तो फ्लैग का इस समय ज्यादा हुआ है, पतला होता है। ठीक है, चाकू की तरह ऐसा हमको दिखता है, और फ्लैग बनते हैं एक तरीके के, है ना। ये भी हाथ से प्रयोग किए जाने वाले क्या है? सारे टूल्स हैं। तो इसलिए इस संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, फलक संस्कृति, है ना। इसको एक नाम और क्या है? चाकू संस्कृति भी कहा जाता है, चाकू या तक्षणी। ठीक, इस काल का जो प्रमुख लक्षण है वो क्या है? इस काल में औजारों के निर्माण के साथ साथ हमको चित्रित शैलाश्रय भी प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुआ है, जिन शैल आश्रयों में, शैलाश्रय का मतलब है शैल आश्रय गुफाएं, है ना, जो पत्थरों के बीच की गुफाएं हैं। इन शैलाश्रयों में मानव ने अपनी अभिव्यक्तियों को क्या किया है? प्रदर्शित किया है शैल चित्रों के माध्यम से। तो इस काल यानी पूरा पाषाण काल में जो मानव है वह चित्रकला से भी क्या था? परिचित था, है ना। और जो प्रमुख रूप से जो चित्र मिले उसमें हाथी, बाघ, गैंडा, सूअर, ये क्या है? ये एक चित्र हमको लगातार प्राप्त होते चले गए। और आज भी कई जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो शैलाश्रयों पे काम भी कर रहे हैं, रॉक आर्ट पे काम कर रहे हैं, या शैल चित्रों पर भी हम लोग देखते हैं कि काम उन लोग कर रहे हैं। तो उनके द्वारा भी कई जगहों पर, है ना, अब चूंकि हम लोग छत्तीसगढ़ में हैं तो छत्तीसगढ़ में भी कई ऐसे प्लेसेस अब मिल रहे हैं, कई साइट्स मिल रहे हैं। बस्तर में हो गए, तो उत्तर में जो आपका जसपुर, सरगुजा वगैरह के आसपास का भी जो क्षेत्र है वहाँ पर भी हमको कई तरीके के शैल चित्र प्राप्त हो रहे हैं। इसके जो प्रमुख प्राप्ति स्थल जो हैं वो कौन सा है आपका? एक कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और के भीमबेटका। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, भीमबेटका की गुफाओं में प्राप्त होने वाले जो शैल चित्र हैं वो सबसे ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भीमबेटका से जो हमको शैल चित्र जो प्राप्त हुए वो सबसे ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है।
सबसे खास बात, पुरापाषाण काल के मानव ने शैल चित्रों के लिए चटकीले लाल एवं हरे रंग का प्रयोग किया। ठीक है, किनका प्रयोग किया? चटकीले लाल एवं हरे रंग का प्रयोग किया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 2 बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि पुरापाषाण काल के मानव ने किन रंगों का प्रयोग किया है। ठीक है, अलग अलग एग्जाम में 2 बार इस प्रश्न को पूछा गया था, तो ध्यान में रखिएगा कि पुरापाषाण काल के मानव ने शैल चित्र को बनाने के लिए गहरे चटकीले लाल एवं हरे रंगों का प्रयोग किया, और आगे जिन रंगों का प्रयोग किया है उनको भी मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा। ठीक, तो ये आपका क्या होता है? पुरापाषाण काल यहाँ पर समाप्त होता है। पुरापाषाण काल के 3 भाग हैं, निम्न, मध्य और उच्च। इसके बाद हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसका जो टाइम पीरियड निर्धारित किया गया है 50,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, यानी कि मानव की जो प्रगति हो रही है, जहां पर हम होमो सेपियंस का उदय देखते हैं, तो होमो सेपियंस के उदय से 10,000 ईसा पूर्व यानी कि नवपाषाण काल तक का जो समय है वो किसका है? आपका मध्य पाषाण काल का है। ठीक है, इस काल के पत्थरों से निर्मित औजार कैसे थे? परिनिष्ठित थे, है ना, मतलब क्या है, थोड़ा सा फिनिशिंग था उसमें। और कैसे थे? पॉलिशदार थे, मतलब घस कर उसको पॉलिशदार बनाया जाता था। इस काल के उपकरण छोटे होते थे। इस काल में बेसिकली जो सुडौल आकार के क्या मिले हमको? पत्थर मिले या टूल्स मिले या उपकरण मिले, ये लेकिन साइज में थोड़े क्या होते थे? छोटे होते थे। उत्खनन में प्राप्त इस प्रकार के औजारों के कारण या इस तरीके के लघु औजारों के कारण इस काल को माइक्रोलिथिक कहा गया। इस काल को क्या कहा गया? माइक्रोलिथिक कहा गया, या माइक्रोलिथिक एज भी बोला जाता है, या हम इसको दूसरे टर्मिनोलॉजी में बात करें या दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो इसको सूक्ष्म पाषाण काल। ठीक है, क्या बोला गया? सूक्ष्म पाषाण काल कहा गया है। ठीक, और मध्य पाषाण काल की संस्कृति की खोज करने वाले सबसे पहले व्यक्ति जो थे वो C.L. कार्लेयले हैं। ठीक है, जिन्होंने 1867 या 1867 BC में बीसी कह रहा था, एडी में 1867 एडी में या ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में क्या इन्होंने बृहत उत्खनन किया, और उस उत्खनन के बाद हमको लघु पाषाण औजारों से क्या जो संस्कृति या लघु पाषाण औजारों के उपकरण जो प्राप्त हुए, उसी के आधार पर इन्होंने इस काल को नाम दिया था सूक्ष्म पाषाण काल। माइक्रोलिथिक एज जो टाइटल है C.L. कार्लेयले ने ही क्या किया था? इस काल को दिया था बेसिकली, है ना। जो हमारा मध्य प्रदेश और जो मध्य क्षेत्र का यानी विंध्य की श्रृंखला वाला जो क्षेत्र है, विंध्य की श्रृंखला का वृहत उत्खनन हुआ था इस समय, और वहां से छोटे छोटे पाषाण औजार हमको लगातार मिलते रहे, और इसमें क्या है? एक रूपता थी, एक तरीके के हथियार थे बेसिकली। ठीक है, कुछ जगह पे हमको हड्डियों के भी इस टाइम पीरियड पे मिले, तो लेकिन यहाँ जो हथियार मिले वो क्या थे? पहले की अपेक्षा छोटे थे, इसीलिए पूर्व पाषाण काल की तुलना करते हुए इस काल को सूक्ष्म पाषाण काल का नाम दे दिया गया था। आदमगढ़ और बागौर, बेसिकली जो मध्य प्रदेश में है, आदमगढ़ और बागौर से हमको प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, या आदमगढ़ या बागौर हमको किससे जो साक्ष्य हमको जो मिले उनसे ये पता चलता है कि यहाँ सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, या प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ या बागौर से हमको प्राप्त होता है। ठीक, और सर्वप्रथम इस समय किसी पशु को अगर क्या कहते हैं पालतू बनाया गया तो वो क्या था? कुत्ता था। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला, तो उसका आंसर क्या आएगा? एक आदमगढ़ और दूसरा बागौर। ठीक है, तो आंसर जो है बेसिकली आपको ये देखकर बताना होगा कि उसमें ऑप्शन किस तरीके से आया है। ठीक है, तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में है तो आप उसको आंसर कोट करेंगे। ठीक, इसके बाद अगला क्या ये पूछा जाता है कि सबसे पहला पशु कौन सा है जिसे मानव ने पालतू बनाया था, तो सबसे पहला क्या है? कुत्ता है।
मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला जो अवशेष मिला वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सराय नाहर एवं महदहा में मिला। ठीक है, दो प्लेस है, प्रतापगढ़ का सराय नाहर और महदहा। ठीक है, ये दोनों के दोनों प्लेस कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में है। महदहा में स्त्री व पुरुष की युगल समाधि भी मिली है। ठीक है, कौन से काल की बात कर रहे हैं हम लोग? मध्य पाषाण काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल में स्त्री एवं पुरुष की युगल समाधि महदहा से मिली थी। दूसरा, प्रतापगढ़ के सराय नाहर से मनुष्य का स्केलेटन या अस्थि पंजर का पहला अवशेष प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पे दो प्रश्न आपके क्लियर हो गए। सांभर झील निक्षेप, राजस्थान। ठीक, सांभर झील निक्षेप में विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, बहुत अलग पॉइंट है ये, है ना। जनरली है ना प्री व्यापम ये सब में इस तरीके के पॉइंट को नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस तरीके से आजकल क्वेश्चन निकाल के पूछे जा रहे हैं, तो आप ये ध्यान में रखिए कि वृक्षारोपण का जो सबसे पहला जो साक्ष्य हमको मिला वो कहाँ से मिला? सांभर झील निक्षेप से मिला। ठीक, मेरे ख्याल से आप लोग को पॉइंट क्लियर हुआ होगा। 50,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड मध्य पाषाण काल का है। 1867 में कार्लेयले ने इसे खोजा है। विंध्य श्रृंखला की उत्खनन से जो प्राप्त उपकरण थे उनके आधार पर इसको माइक्रोलिथिक एज बोला गया। आदमगढ़ एवं बागौर से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले। पहला जो पालतू पशु था वो कुत्ता था। ठीक, हमको प्रतापगढ़ के सराय नाहर से मानव के पहले अस्थि पंजर प्राप्त हुए और उसी के साथ महदहा से स्त्री एवं पुरुष की युगल समाधि हमको प्राप्त हुई। सांभर झील निक्षेप से हमको वृक्षारोपण का सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिला, सबसे पहला प्रमाण मिला हमको विश्व का। ठीक, यहां तक ये आपका मध्य पाषाण काल हो गया। मध्य पाषाण काल के जो कुछ प्राप्ति स्थल है उन पर एक नजर डाल लेते हैं। तो जो प्रमुख प्लेस थे, है ना, कर्नाटक का सोरापुर का मेरल भवी, है ना, कुछ प्लेस का भी पूछता है। महाराष्ट्र के पटने, भदने और इनाम गांव, मध्य प्रदेश का भीमबेटका, आदमगढ़ और बागौर, गुजरात का लुटेश्वर और कनेवल और उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ का सराय नाहर, दमदमा, चौपानी मांडो और लेखनिया, ये क्या है? इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां से हमको मध्य पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक, मध्य पाषाण काल के मानव ने शैल चित्रों के लिए चटकीले लाल एवं हरे रंग के साथ साथ उजले एवं पीले रंगों का भी प्रयोग किया। ठीक है, पहले में हम लोग क्या देखा है कि चटकीले लाल एवं हरे रंग का प्रयोग पूरा पाषाण कालीन मानव कर रहा है, लेकिन बाद में हम उजले एवं पीले रंगों का भी क्या देखते हैं? इसमें प्रयोग देखते हैं। ठीक, अब आता है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो समय है लगभग 10,000 ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल तक हम निर्धारित करते हैं। ठीक, इस काल के लिए सबसे पहले नियोलिथिक शब्द का प्रयोग 1865 में हुआ और इसको नियोलिथिक शब्द या नियोलिथिक कहने वाले जो व्यक्ति थे सर जॉन लुबॉक थे। ठीक है, कई बार इस प्रश्न को पूछा है कि नवपाषाण काल की खोज किसने की या 1865 में नवपाषाण शब्द का प्रयोग किसने या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किसने किया? तो नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर जॉन लुबॉक ने। ठीक है, जो बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो नियोलिथिक, ठीक है, नियोलिथिक यानी कि नव पाषाण, लिथिक का मतलब होता है स्टोन या पाषाण। ठीक है, नियोलिथिक शब्द का प्रयोग 1865 में सर जॉन लुबॉक ने किया था। इस काल के मानव सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। क्यों? क्योंकि नवपाषाण काल वह टाइम पीरियड है जहां पर हम ये देखते हैं कि मनुष्य जो है कृषि की प्राचीनतम प्रक्रिया में क्या है? शामिल है। ठीक, कुंभकारी की कला यानी कि कुम्हार, ठीक है, बर्तन बनाने की जो कला है प्रारंभिक तौर पर यही चालू हो रही है। कुंभकारी की कला इसी काल से संबंधित है, मतलब नवपाषाण काल में बर्तन बनाने के भी हमको क्या मिल रहे हैं? प्रमाण मिलते हैं। भारत में इस काल से संबंधित प्रथम प्रस्तर सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में 1860 ईस्वी में ली मैसूरियर ने उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से प्राप्त किया। ठीक है, मतलब 1860 में जो सबसे पहला पाषाण औजार प्राप्त हुआ, प्रस्तर मतलब पाषाण होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक,
1860 में पाषाण औजार जो हमको प्राप्त हुआ पहला, वो ली मेसोरियर ने उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से खोजा था। बेसिकली एक प्रश्न भी आता है कि नवपाषाण काल के संकल्पनाकार कौन थे, ठीक है, या नवपाषाण काल के बारे में बताने वाले व्यक्ति कौन थे। तो आप ध्यान रखिएगा, ली मेसोरियर जो हैं उन्होंने 1860 में नवपाषाण काल के बारे में बताया था, और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कुंभकारी कला के बारे में भी बताया था। ठीक है, कुंभकारी कला के बारे में विषय में जानकारी देने वाले भी यही थे, क्योंकि इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ना नवपाषाण काल का, जिसको हम लोग आगे देखते हैं। नवपाषाण काल को नवपाषाण कालीन या नवपाषाण क्रांति, ठीक है, किसने कहा है, या अन्न उत्पादक संस्कृति किसने कहा है, गार्डन चाइल्ड ने। ठीक है, हमको मालूम है कि गार्डन चाइल्ड का आर्कियोलॉजी में या भारतीय इतिहास में एक अहम योगदान है, कई विषयों पर इन्होंने चर्चा भी की है। तो नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति एवं अन्न उत्पादक संस्कृति, क्योंकि ये समय से कृषि की शुरुआत हो रही है, ये किसने कहा, गार्डन चाइल्ड ने कहा। नवपाषाण क्रांति शब्दावली का प्रयोग गार्डन चाइल्ड ने सन 1936 में अपनी किताब मैन मैक्स हिमसेल्फ ने किया था। जो नेट की तैयारी, जो जेआरएफ की जो तैयारी कर रहे होंगे वो बच्चे इसको नोट डाउन करके रख लें कि इनकी किताब का नाम था मैन मैक्स हिमसेल्फ, जिसमें उन्होंने नवपाषाण शब्द का क्या किया है, प्रयोग किया सन 1936 में। ठीक, भारत में नवपाषाण काल के प्रथम स्थल की खोज ली मेसोरियर ने सन 1860 में की, टोंस नदी की घाटी। जो टोंस नदी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक, और भारत में प्राप्त प्रथम उपकरण जो नवपाषाण युग का ही था, जो कि टोंस नदी की घाटी में हमको मिला था। मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि 1860 में ही ली मेसोरियर ही एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नवपाषाण काल के विषय में क्या की थी, चर्चा की थी। आगे देखते हैं। मिल्स एवं बुर्किट, ये दो पुरातत्वविद हैं, दो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने नवपाषाण काल के कल्चर को या संस्कृति को बताया था। अब बेसिकली आपको अगर जब रिटर्न में पूछता है या इसको लिखना है आपको अगर, तो आपको जब अगर प्रश्न आता है कि नवपाषाण कालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो ये 4 प्रमुख विशेषता है जिसको मिल्स एवं बुर्किट ने बताया। तो आप डायरेक्ट इसको आंसर कोट कर सकते हैं कि पुरातत्वविद मिल्स एवं बुर्किट के अनुसार नवपाषाण कालीन संस्कृति के 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे पहला क्या, कृषि कर्म का प्रथम प्रयोग, यानी सबसे पहली खेती यहीं हुई है ना। और प्राचीनतम जो कृषि के साक्ष्य हैं, ये सबसे मजेदार प्रश्न है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, मेहरगढ़ से। ठीक है, दूसरा क्या, पशुपालन। तो इस समय का जो मानव है वो स्थायी हो रहा है, कृषि कर रहा है और पशुपालन कर रहा है। ठीक है, मध्यपाषाण काल तक का जो मानव है वो क्या कर रहा है, एक जगह खाद्य संग्रहण कर रहा है, जब तक वहां का भोजन खत्म नहीं हो रहा तब तक दूसरी जगह जा नहीं रहा है। ठीक है, इसी दौरान क्रमिक तौर पर वो स्थायी होना सीख रहा है। तो नवपाषाण काल का जो मानव है वो स्थायी है। ठीक है, और स्थायी होने के साथ साथ वो क्या कर रहा है, कृषि कर रहा है, पशु पाल रहा है और मृद भांडों का निर्माण, जो कुंभकारी कला की जो हम बात कर रहे थे। मृद भांड मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन बनाने के जो प्रमाण है वो नवपाषाण काल से हम लोग को मिलते हैं। तो इस समय घिसे एवं पॉलिशदार औजारों का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। किस तरीके का औजारों का निर्माण किया गया है, घिसे एवं पॉलिशदार औजारों का निर्माण किया गया है। ये 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक, इस समय का जो मानव है मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार एवं आयताकार घरों में रहता था। सरकंडे बेद जैसा रहता है बेसिकली, ठीक है, उसको हम सरकंडा बोलते हैं। तो सरकंडे से बने हुए, यानी उसकी जो छत बनती है जिसमें बारिश का पानी भी नहीं घुसता है, उसको एक परत दर परत ऐसा बनाते हैं। तो उसमें ये उस आवास में ये रहता था जिसमें एक स्थायित्व का लगातार भाव हमको देखने को मिलता है। ठीक, पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। इस पॉइंट को आप लोग अपने नोटबुक में या अपने दिमाग में हमेशा के लिए छाप लीजिए। जब भी आपको कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के बारे में पूछता है तो आंख बंद करके आपको मेहरगढ़ पर टिक लगाएं, लेकिन उस समय आंखें खुली रखना जब टिक लगाओगे। ठीक है, तो ये हमेशा आपको याद होना चाहिए कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है, कहाँ से मिलता है आपको, मेहरगढ़ से, जो वर्तमान में बलूचिस्तान प्रांत में है, पाकिस्तान में। ठीक है, तो और ये बलूचिस्तान प्रांत इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि वर्तमान में बलूचिस्तान एक नए राष्ट्र की मांग कर रहा है। ठीक, इलाहाबाद के कोल्डी हवा में
चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, कोल्डी हवा से हमको क्या मिला? चावल की प्राप्ति हुई। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य हमको इस समय मिले। अन्य स्थल जो थे उसमें कश्मीर का बुर्जहोम, ठीक, गुफकराल, बिहार के चिरान, है ना। बिहार का चिरान इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ताम्रपाषाणिक काल में भी हम देखेंगे। तो बिहार का जो चिरान है, यहाँ पे हमको पाषाण औजार के साथ साथ में हड्डियों के औजार प्राप्त हुए। ठीक है, बेसिकली जो मानव है पूरा पाषाण काल के बाद से धीरे धीरे हड्डियों के औजारों का भी प्रयोग करने लगा। ठीक है, जिसमें मछली पकड़ने के कांटों तक की हम लोग चर्चा करते हैं। तो चिरांत से प्रचुर मात्रा में हड्डी के क्या मिले? उपकरण मिले। ऐसे ही कश्मीर और बुर्जहोम और गुफकराल में हमको गर्तावास मिला है, गड्ढा घर जिसको हम लोग बोलते हैं। ताम्रपाषाण काल में हम उसकी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? नवपाषाण काल हो गया। मेहरगढ़, मेहरगढ़ के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी देख लेते हैं। मेहरगढ़ क्या है? सर्वप्रथम कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती है। ये लगभग 7000 ईसा पूर्व की पुरानी ये सभ्यता मानी जाती है मेहरगढ़ की। ठीक है, बोलन दर्रे के पास स्थित जो मेहरगढ़ है, यहीं से हमको कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। मेहरगढ़ में 1974 ईस्वी में जीन फ्रांकोस ये क्या किया था? इनके निर्देशन में खुदाई प्रारंभ हुई थी, उत्खनन प्रारंभ हुई थी और इसी के बाद हमको यहाँ से कई साक्ष्य प्राप्त हुए थे। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का अन्न भंडार एवं रोटी की टोकरी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा अन्न भंडार हमको प्राप्त हुआ था। ठीक है, लेकिन ये हम ताम्रपाषाणिक काल की पृष्ठभूमि में अलग चर्चा भी और करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अन्न भंडार का और रोटी की टोकरी का जो संज्ञान है या संज्ञा जो दी गई इसको, ये अलग कॉन्सेप्ट में था। क्योंकि एक जो अनाज का जो संग्रह है ना, जो विश्व की किसी सभ्यता में ज्यादा किसी स्थल में उतना नहीं मिला, वो नौदा टोली है। उस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक, बोलन नदी के किनारे स्थित मेहरगढ़ में गेहूं और कपास की खेती होती थी। ठीक है, एक प्रश्न पूछता है कि सर्वप्रथम किसकी खेती हुई है? ध्यान में रखना, जब कृषि प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले जो खेती हुई वो कपास की शुरू हुई और उसके बाद फिर गेहूं और जौ की खेती हम लोग रेगुलर देखते हैं। तो प्राचीनतम जो कपास की भी खेती जो हुई थी वो मेहरगढ़ में हुई थी, ये ध्यान में रखिएगा। सर्वप्रथम रागी की खेती भी यहीं की गई थी। पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, यानी कि जो भैंस जो सबसे पहले पाला गया है वो कहाँ मिला हमको? मेहरगढ़ में मिला। ठीक, मेहरगढ़ से 7 पुरातात्विक स्तर प्रकाश में आए, मतलब 7 लेयर हमको मिला अलग अलग समय का। यहाँ से बकरी के साथ मालिक को दफनाने एवं अन्नागार के साक्ष्य हमको मिलते हैं। ठीक है, और एक कारीगर की कब्र भी मिली थी। बकरी और उसके मालिक को दफनाने का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ठीक, कश्मीर के नवपाषाणकालीन जो स्थल हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है बुर्जहोम। बुर्जहोम की जो खोज है एचडी डेटेरा ने की एवं पीटरसन ने की थी। जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि डेटेरा और पीटरसन जो एक कैम्ब्रिज दल के साथ में काम कर रहे थे, तो इन्होंने इस बुर्जहोम की खोज की थी। ठीक, यहाँ पे खुरदुरे धूसर मृदभांड, ठीक है, मतलब कॉर्स ग्रे पॉटरी की बात हम लोग करते हैं, है ना, जो धूसर मृदभांड होते थे यानी कि मिट्टी के बर्तन, इसका इस समय उपयोग किया गया। यहाँ पे जो कब्र मिली, यहाँ पे कुत्तों और उनके मालिकों को, है ना, कुत्तों और भेड़ियों को, है ना, उनके मालिकों के शव के साथ में दफनाया गया है। ठीक है, ये जो युगल शवाधान का जो कॉन्सेप्ट है या प्रक्रिया है, जिसमें पशुओं के साथ उनके मालिकों को दफनाने की जो प्रक्रिया है वो हमको बुर्जहोम से देखने को मिलती है। बुर्जहोम और गुफकराल से बेसिकली हमको गर्तावास भी प्राप्त हुआ। गर्तावास का मतलब होता है गड्ढा घर। तो इन गड्ढा घरों को जिस तरीके से संयोजित रूप से बनाया गया था इस समय पे, वो भी हमको इस समय देखने को मिलता है। और ये जाके और इम्प्लीमेंट किया है कहाँ पर? ताम्रपाषाणिक काल में। ठीक, अगला जो है वो क्या है? गुफकराल है। गुफकराल की खुदाई 1981 में ए.के. शर्मा जी ने की थी। ठीक है, ए.के. शर्मा ने सन 1981 में गुफकराल की खुदाई की। इसका मतलब होता है कुम्हारों की गुफा। ठीक है, गुफकराल में लोग कृषि एवं पशुपालन करते थे। गुफकराल से अनाज पीसने और वस्त्र सिलने की विधि का हमको प्रमाण मिलता है। कश्मीर के नवपाषाणकालीन स्थलों की जो विशेषताएं थी, गर्तावास, है ना, पिट ड्वेलिंग किया गया था। ये इसी बारे में चर्चा कर रहा था आप लोग कि गड्ढों में क्या बनाए गए थे? आवास बनाए गए थे। अनेक प्रकार के मृदभांड, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, पहले चर्चा
कर चुके हैं हम लोग। पत्थरों तथा हड्डियों के औजार यहाँ मिले हैं। माइक्रोलिथ की अनुपस्थिति अर्थात लघु पाषाण औजारों की क्या थी, अनुपस्थिति थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे उस तरीके के औजार हमको नहीं मिले, इस तरीके के औजारों का यहाँ पे पूर्णतः अभाव था। ठीक, उत्तर प्रदेश और बिहार के नवपाषाणकालीन, जिसमें चिरांद का नाम सबसे पहले आता है। चिरांद, कोल्डी हवा, बेलन नदी की घाटी, ये इंपॉर्टेंट है इस समय। तो चिरांद है ना नामक नवपाषाणकालीन स्थल से सबसे अत्यधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। किसके उपकरण प्राप्त हुए? हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। चिरांद के से पत्थर के उपकरण प्राप्त नहीं हुए, है ना। कुछ हल्के फुल्के छोटे औजारों के थे, है ना। स्पष्टता हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ नहीं थे, लेकिन हमको इसको पॉइंट आउट करके चलना पड़ता है ना। जो कभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि हाँ, कभी उसको हाँ लेता है और कभी ना लेता है, तो ध्यान में रखिएगा इस चीज को। चिरांद गंगा, सोन, गंडक और घाघरा नदी के संगम पर स्थित है। इलाहाबाद में स्थित कोल्डी हवा, जिस इलाहाबाद को हम आज क्या कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं, ध्यान में रखिएगा इस चीज को, है ना। तो कोल्डी हवा, महगडा, है ना, महागरा और पंचोह, ये अन्य महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन क्या है, स्थल हैं। ठीक है, जो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश की स्थल है। कोल्डी हवा से नवपाषाण काल के ताम्र और लौह युगीन संस्कृति या लौहकालीन संस्कृतियों का भी क्या मिलता है, अवशेष हमको प्राप्त होता है। ठीक, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में स्थित कोल्डी हवा एक ऐसा नवपाषाणकालीन स्थल है जहां से 6000 ईसा पूर्व का चावल यानी कि धान के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। किसके प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं? धान के। ठीक, उत्तर प्रदेश में बेलन नदी की घाटी में स्थित, है ना, महागढ़ा से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं हमको। किसकी खेती के? चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, इसके अलावा, है ना, जो महागढ़ा है ना, वहां से भी हमको अन्न संग्रह के अलग अलग चरण मिले हैं। अन्न उत्पादन का हमको क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। और उत्पादन के चरण जो और संग्रहण किस तरीके से किया जाता था नगारों में, इन सब का प्रमाण हमको यहाँ से प्राप्त होता है, कोल्डी हवा और महागढ़ा से। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट है हमारा क्या, महापाषाण संस्कृति, जो प्रागैतिहासिक काल का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, ये पूरा जो पीडीएफ का जो नोट्स है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा नोट्स आप लोगों को हमारे टेलीग्राम के लिंक जो आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके आप वो लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ ये पूरा पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगा। इसका प्री हिस्टोरिक पीरियड के नाम से पीडीएफ रहेगा। इसको आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको जो शॉर्ट नोट्स चाहिए रहते हैं, हैंडी नोट्स चाहिए रहते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल रहेगा ये पीडीएफ। आपको पूरा का पूरा मिलेगा मेरे शॉर्ट नोट्स के। ठीक है, तो जो मैंने कंटेंट जो बनाए हैं, ये नोट्स पूरा आप लोग के लिए फ्री अवेलेबल टेलीग्राम में रहेगा। ठीक, महापाषाणकालीन संस्कृति जो है बेसिकली एक ऐसी संस्कृति है जिसको हम लोग शवाधान की प्रक्रिया से जोड़ते हैं। दक्षिण भारत, मध्य भारत और कुछ उत्तर भारत के कुछ विशेष भागों में इस संस्कृति का बड़ा प्रभाव था। वर्तमान में आज भी ट्राइबल कल्चर्स में इस संस्कृति का एक बड़ा इम्पैक्ट है। जब भी हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों पे चर्चा करते हैं, बेसिकली मारिया मुड़िया पे जब हम लोग चर्चा करते हैं, तो उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि एक महापाषाण स्मारक, महापाषाण पट्टतुंब, डॉलमेन, है ना, हनालगट्टा, ठीक है, मेनहीर, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक, क्या है ये मेनहीर, हनालगट्टा या महापाषाण पट्टतुंब? ध्यान समझिएगा कि पूरा पाषाण काल का पाषाणकालीन जो मानव था, पाषाणकालीन मानव ने जब भी शवाधान किया है, तो शवाधान के बाद जो है उसने सबसे पहले क्या किया, शव को दफना दिया या शव को पूर्णतः जला दिया, या आंशिक शवाधान का जो एक रूप था जिसमें शव को कुछ समय तक कहीं छोड़ दिया जाता था, फिर उसकी अस्थियों को कलेक्ट करके एक कलश में डालने के बाद घर की उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ दिया जाता था। लेकिन उसकी स्मृति में, है ना, जब दफनाने के बाद उसकी स्मृति में एक बड़े से शिलाखंड को रखा जाता था। बड़े हाइट में, बड़े लंबे लंबे क्या होते थे आपके
शिलाखंड होते थे, तो उन शिलाखंडों को जब रखा जाता था तो उसी बड़े शिलाखंड के आधार पर इस संस्कृति को महापाषाण संस्कृति कहा गया, जो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित रहा। ठीक है, जो और बेसिकली आज भी इसका कई प्रमाण ट्राइबल्स में हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको हम लोग हनालगट्टा कहते हैं, मृतक स्तंभ बोलते हैं, महापाषाण बोलते हैं, वो प्रभाव रेगुलर हम क्या कर रहे हैं, देखते आ रहे हैं। जैसे सबसे ज़्यादा इस जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें विशेषकर आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और केरल में हमको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है महापाषाण संस्कृति का। ये शवाधान की एक परंपरा, इसको मेमोरियल के रूप में यूज किया जा रहा है। आज भी विभिन्न धर्मों में हम देखेंगे, चाहे वह सिख हो, है ना, या ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, ठीक है, सभी धर्मों में किसी न किसी प्रकार से अपने पूर्वजों या जो अपने स्नेहीजनों का जब अंतिम संस्कार करते हैं तो उसके पास किसी न किसी रूप से उनके मेमोरियल को स्थापित करने के लिए मठ या किसी तरीके के स्टोन प्लेट, इन सब का हम कल्चर देखते हैं। वो कल्चर जो है वह महापाषाण काल से ही क्या हुआ है, डेवलप हुआ है बेसिकली। तो महापाषाण काल जो है, मेगालिथिक एज जिसको हम लोग बोलते हैं या मेगालिथिक कल्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, वह उसी बड़े शिलाखंडों के कारण ही डेवलप हुई। ये बड़े पत्थरों से बनी क्या थी, एक समाधि थी। ग्रीक भाषा में मेगा का अर्थ होता है विशाल और लिथो का अर्थ होता है पत्थर, इसीलिए इस काल को मेगालिथिक कहा जाता है। दक्षिण भारत की बृहद पाषाणिक या महापाषाणिक कब्रों की खुदाई में लोहे के औजार प्रचुरता से हमको प्राप्त हुए, जो बेसिकली उस काल के लौह युग की तरफ का इंडिकेशन कर रहे हैं। यानी हम अब जो बढ़ रहे हैं क्रमिक विकास की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि मानव ने अपने जीवन में सबसे पहले अगर किसी औजारों का प्रयोग किया है तो वो था आपका तांबा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हम क्रमिक रूप से किस ओर बढ़े, हम लौह युग की तरफ बढ़े। और ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये हमेशा ये बता रहा हूँ कि दक्षिण भारत में ताम्र पाषाणिक संस्कृति से ज्यादा लौह युग की चर्चा है, क्योंकि वहां पर तांबे का सबसे ज्यादा कम प्रयोग किया गया और इसलिए वहां पर नवपाषाण काल के बाद हम लौह युग की शुरुआत देखते हैं। ठीक, दक्षिण भारत के लोगों को लोहे का ज्ञान 1000 ईसा पूर्व में हो गया था। ठीक है, दक्षिण भारत में पाषाण काल के बाद लौह काल आया, क्योंकि यहाँ नवपाषाण काल अवस्था ताम्र काल में परिवर्तित हो गई थी। यानी कि जहाँ पर हम तांबे के बारे में चर्चा कर रहे हैं या तांबे की ताम्र संस्कृति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो दक्षिण भारत में लोहे का ज्ञान हो चुका था और हम लोग लौह युगीन संस्कृति के बारे में दक्षिण भारत में चर्चा करते हैं। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप लोग को महापाषाण संस्कृति भी क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा, है ना। महापाषाण संस्कृति के कुछ और जो बिंदु हैं, है ना, तो इसमें सबसे पहला क्या कि महापाषाण काल जो है ताम्र कांस्य काल और लौह काल के बीच के एक संक्रांति का काल माना जाता है। ये क्या है, एक टाइम पीरियड है जो संक्रमण का काल है ना, जहाँ पर ट्रांजिशंस हो रहा है। एक पाषाण काल से हम शिफ्ट कर रहे हैं ताम्र पाषाण काल की तरफ, ताम्र पाषाण काल से हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं कांस्य युग की तरफ और कांस्य युग से शिफ्ट कर रहे हैं लौह युग की तरफ। तो ये इम्पैक्ट है बेसिकली जो आपका एक नए कल्चर को जन्म देता है। तो उसी टाइम पीरियड पर एक ऐसी संस्कृति ने जन्म लिया जो बेसिकली अंतिम संस्कार की प्रक्रिया से जुड़ी हुई थी। इसी को हम कहते हैं महापाषाण काल। बेसिकली महापाषाण काल के लोगों की कब्रों को महापाषाण भी या मेगालिथिक भी कहा गया है। ठीक, दक्षिण भारत में महापाषाण के लोग जो है जो खेती करते थे उसमें धान एवं रागी उगाते थे तथा काले एवं लाल रंग के बर्तनों, है ना, लाल, काले एवं लाल, ठीक है, जहां पे मृदभांड आएगा, ठीक है, तो मृदभांड का मतलब क्या है, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन ये लोग क्या करते थे, यूज करते थे। यद्यपि यह संस्कृति भारत के पूर्वी, मध्य एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी पाई जाती थी, लेकिन दक्षिण भारत में इसका विशेष महत्व है, जहां पाषाण युग के बाद इसका क्या हो गया था, आरंभ हो गया था। वी.डी. कृष्ण स्वामी के नेतृत्व में दक्षिण भारत की महापाषाण समाधियों या कब्रों की क्या हुई थी, खोज हुई थी। जिस तरीके से हमारे अलग अलग क्षेत्र में क्षेत्रीय आधार पर महापाषाण संस्कृतियों की खोज हुई है, उसी तरीके से वी.डी. कृष्ण स्वामी ने भी दक्षिण भारत में सबसे पहले महापाषाण संस्कृति को क्या किया था, खोजा था। ठीक,
और इस तरीके से आज का जो हमारा प्रागैतिहासिक काल का कंप्लीट जो टॉपिक था वो ख़त्म होता है। और मैं मानता हूँ कि मैंने वो हर बिंदु आपको बताने का प्रयास किया होगा जो प्रागैतिहासिक काल में इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आप इसको ध्यान से सारे वीडियोस को देखिए। अलग अलग आपके पास में स्पीड के मोड रहते हैं, है ना। अगर स्लो लगा होगा तो आप इसको बढ़ा के देख सकते हैं। कहीं कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे कमेंट करके किसी सवाल को पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे भी हमारे पास अवेलेबल हमारे नंबर रहते हैं, उसमें भी हमको हमारे क्लासेस के बारे में आप पूछ सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है आपको गंभीरता से एक एक बिंदु को चर्चा करनी है, कि बिंदु देखना है। ये नोट्स पूरा आपको प्रोवाइड हो जाएगा और कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए मैं आपको आंसर हमेशा करूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो ताम्र पाषाणिक काल का होगा। धन्यवाद।